खुश आमदीद, वेलकम नाजरीन। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। मेरा नाम है मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी ज़हीन हसीन दोस्त जाले सरहदी। आज 24वां रोज़ा है और बस ईद जो है अनकरीब है और हम एक्साइटेड भी हैं और ज़रा थके हुए भी हैं क्योंकि माशाल्लाह से हमारी ये जो ट्रांसमिशन है इसने काफ़ी हमारा टाइम ले लिया, लेकिन इसी की वजह से रमज़ान इतना अच्छा गुजरा क्योंकि मैंने अपनी दोस्त के साथ अपना रमज़ान गुजारा और आप सबके साथ हम लोग बराह रास्त ही बातें करते रहे और ऐसा नहीं हुआ कि हमें घर जाकर अपने काम के बाद जो है वो खबर देनी पड़ी कि काम पे आज क्या हुआ, क्या सूरत हाल रही। यही हो गया जो होना था, यही हो गया। और आप लोगों के साथ भी टाइम बहुत जल्दी निकल गया, सोबिया के साथ भी निकल गया, हमारे जो कैमरामैन हैं जो भी परेशान हो रहे हैं बिकॉज एक ट्रांसमिशन के फ़ौरन बाद दूसरी ट्रांसमिशन होती है तो लाइव में ना बड़े मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ नाजरीन, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के हुकूक से उसका ताल्लुक़ है। और सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ आज हुई है वो ये हुई कि हमारा एक वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया। और वो लाइव शोज़ में अक्सर हो जाता है, कोई चीज़ आगे पीछे गलत हो जाती है। तो हमारी एक नेबर हैं जिनसे हमने ऑलरेडी बात की हुई थी कपड़ों के हवाले से, तो वो फौरी तौर पर काम आई। लिटरली 5 मिनट पहले वो जोड़े हमारे पास आए हैं हिना की तरफ से। इतने खूबसूरत। सो थैंक यू, आपने पड़ोसी होने का भी हक अदा किया और ये हमारे प्रोग्राम की शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, बड़ी अच्छी हुई। और इजाले मुझे ये लगता है कि वैसे जो बचपन में, जैसे मैं तो हैदराबाद में बड़ी हुई थी, तो वहाँ पे पड़ोसियों के साथ बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप था और आज भी है। लेकिन मुझे लगता है कि DHA में जो लोग रहते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा उनको पता नहीं होता कि उनके नेबरहुड में कौन रह रहा है। एब्सोल्युटली, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बड़ी कोशिश होती है मेरी अम्मी की कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनसे जो है वो वाकफियत बढ़ाई जाए, उनसे बातचीत हो। रमज़ान में ख़ास करके कोई इफ्तारी शिफ्तारी उधर जाए। लेकिन ये हम लोग जब छोटे थे तो वो मोहल्लों में रहने वाली जो बातें होती थी ना, वो बड़ी अमेजिंग थी। आप जैसे हैदराबाद में रही, मैं कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में रही हूँ, तारिक रोड में भी रही हूँ, PCHS में भी रही हूँ, और हर जगह हर पड़ोसी जो हमारा रहा है किसी ना किसी से बातचीत ऐसी होती थी कि वो आप अपने रिश्तेदारों से भी इतना ज़्यादा आपका मेल मिलाप नहीं होता जितना पड़ोसियों के साथ रोज़ाना। अच्छा, मैं क्योंकि फ्लैट में भी रही हूँ कराची में, जब हम शिफ्ट हुए थे तो पहले एक अपार्टमेंट में रहते थे और मुझे याद है कि जब हम उस अपार्टमेंट से शिफ्ट होकर घर की तरफ आ रहे थे तो मेरी अम्मी और जो हमारे इमीडिएट पड़ोसी थे वो दोनों आंटियाँ जो है, मेरी अम्मी और वो आंटी दोनों रो रहे थे। मैं घर आई थी काम से वापस, मैं देखी दोनों दरवाजे पे रो रहे हैं। मैंने कहा माय गॉड क्या हो गया, एंड ये था कि वो शिफ्ट हो रहे हैं इस वजह से। मैंने कहा अल्लाह, मतलब अभी तक है। तो आई थिंक कि फ्लैट्स में भी अगर आप रहते हैं तो होता है, लेकिन अगर आप घरों में रहते हैं तो जरा आई थिंक लोग अब कतराते हैं। क्या ये DHA की कहानी है? आई थिंक ये जो इलिटिस्ट लोगों की कहानी है, हम लोग जो है मिडिल क्लास है। नहीं मंशा, हम आ गए हैं, लेकिन मेरा दिल अभी भी मिडिल क्लास ही है। ठीक है, हम शायद थोड़ा सा प्रोग्रेस कर गए और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए इस बात में। लेकिन वो जो मुझे मोहल्ले वाली जो सिचुएशन लगती थी ना, स्पेशली मैं नेवल में भी शिफ्ट हुई थी, नेवल सोसाइटी जो है वहाँ पे भी यही था, बिकॉज वो गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कम्युनिटी की भी अपनी सिचुएशन होती है। हर किसी से अभी तक उसी तरीके से जो है वो नाता जुड़ा हुआ है जैसे पहले था। और हुकूक की अगर हम बात करते हैं तो पड़ोसियों की हुकूक की बात जहाँ से शुरू होती है, तो हमने बहुत दफ़ा जो है अपने शो में ही जिक्र किया है कि चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। बिल्कुल, लोग उसको अगर लफ्जी मानों में लेना तो चैरिटी हमेशा अपने घर से शुरुआत होती है, लेकिन आपके घर के इर्द गिर्द भी आप ही का घर है, वही घराना है। वो दीवारें जो साथ में लगती हैं वो अब आपका ही घर हो जाता है। सो आपके पड़ोसी में कोई पड़ोस में आपके कोई ऐसा हो जिसके पास खाने को ना हो या बिजली की कोई प्रॉब्लम हो या आप उसको अपनी किसी चीज़ से तकलीफ पहुँचा रहे हो, तो ये इसके बारे में बहुत कुछ इस्लाम में कहा गया है। मैं बिल्कुल भी इसकी तफसील में नहीं जाऊँगी, बिकॉज मैं चाहूँगी जो हमारे उलमा कराम आएंगे या आलमा आएंगी वो आपको बेहतर तौर पे बताएं। बट हम लोग हर बार ना मंशा इस बात का ख्याल रखा, और ख़ास करके मेरी अम्मी ने। हमारी अम्मी, नानी, दादियाँ जो है ना उस ज़माने में थोड़ा ज़्यादा बेहतर हुआ करती थी हमसे। आई थिंक दौर भी थोड़ा फास्ट हो गया है, तो अपनी ज़िंदगी में इतना टाइम निकल जाता है कि अड़ोस पड़ोस में आप इतना देखते नहीं हो। लेकिन वो हमेशा ख्याल रखा करती थी कि अगर म्यूज़िक भी लगानी है या कुछ भी करना है तो तेज़ आवाज़ ना हो, कि पड़ोस में कोई, अभी भी यही होता है, अभी भी एग्जैक्टली यही है। मेरे घर के साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अगर हम उनको जाके कह देते हैं कि भाई देखिए रमज़ान है और एक सर्टन टाइम पे ज़रा कहलूला लेना होता है मेरी अम्मी ने, तो अगर आप उस टाइम पे बंद कर दें हड़ाहुड़ी और वो धड़ धड़ और मशीन, तो वो बंद हो जाती है। हाँ, ये लिहाज जो है ना, ये हमारी कम्युनिटीज़ में है।
और ये बहुत ज़रूरी है, ये लिहाज एक दूसरे का ख्याल रखना, ना कि सिर्फ कि इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि हमें ये करना है, लेकिन ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जो हमारे दोस्त हैं, तो कल कना को अल्लाह ना करे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम उनसे मदद मांग सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ बेहतरी आई है, क्योंकि अब DHA में भी लोग जो है वो जो सर्वेलेंस होती है उसकी वजह से जो स्ट्रीट्स पे जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं कि ये एक दूसरे की घर पे नजर रखें कि कोई डाका वाका ना हो जाए। अभी लास्ट 2 साल पहले का किस्सा ये है कि हमारी एक गाड़ी थी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अब वो हम में नहीं है। उस गाड़ी के साथ ये हुआ था कि वो थोड़े सा उसका ना इंजन गर्म हो गया था और वो कहा भी ये गया था कि इसको बर वक्त जो है वो ले जाना चाहिए मैकेनिक के पास और थोड़ा उसकी मुरम्मत होनी है, लेकिन हम नहीं कर पाए। और मैं ही गाड़ी में बैठकर घर वापस आई हूँ और वो आमिर मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर गए हैं और उन्होंने एक चक्कर लगाया है, कोई काम था, वापस आए हैं और वो गाड़ी हमारे पड़ोस में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उस वक्त खाली प्लॉट था, वहाँ उन्होंने खड़ी की ही है मंशा। आई थिंक कोई 15 मिनट ही गुजरे होंगे, एक धमाके की आवाज़ आती है, ठीक है, और वो धमाका ये था कि वो गाड़ी उड़ गई। कैसे हुआ? मुझे अभी हीट अप हो गई, गॉड नोज। बट जो यकजहती का मुजाहरा ऐसे लोगों ने किया जिनको हम जानते भी नहीं थे, और उसके बाद फिर हमारी वाकफियत थोड़ी बढ़ गई। हर जगह से जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स आगे, जो कि एक हमारे पास भी रखा हुआ है और ये बहुत ज़रूरी है, ये फायर एक्सटिंग्विशर हमारे सेट पे भी है, आ गए। उसके बाद लोगों ने पुलिस को भी कॉल कर लिया, सर्वेलेंस भी हो गई, सबने पूछ लिया, रोना भी मच रहा था, बहुत कुछ इतना ड्रामा था। शुक्र है कोई रोना गाड़ी के पीछे, हाँ वो एक सिचुएशन हो गई थी वहाँ पे ना, हाँ बट हाँ सो वो पूरी कहानी जो है ना वो एक पूरा टीवी ड्रामे के हिसाब से थी, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि एवरीवन वाज यूनिफाइड इन दैट सिचुएशन। और हमारे यहाँ सेट पे भी हमारी एक पड़ोसन है जो बहुत ही करीब है हमारे दिल के भी और वैसे भी हमसे करीब है, उनका भी हम ख्याल रखते हैं और आई होप वो हमारा तो बहुत ख्याल रखती हैं। तो सोबिया, आज आप क्या बना रही हैं, जरा जल्दी से हमें बताएं। अच्छा, आज जो बना रही वो है चाट, बट फ्यूजन होगा, तो आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी पास्ता चाट। जी, मतलब मैं नहीं खा सकती, चलो स्पाइसी पास्ता चाट, कोई मसला नहीं है, स्पाइसी पास्ता चाट होगा। इसमें छोले नहीं होंगे, इसमें पास्ता होगा। इसकी जो टॉपिंग होगी वो फ्रेश कोरिएंडर की होगी, अनियन चॉप होंगे, टोमेटोज होंगे, बॉइल्ड पोटैटोज होंगे, ग्रीन चिलीज होंगी, लेमन जूस, चाट मसाला के टॉस होगा। इसके साथ मैं बताऊंगी इमली की चटनी, जिसके लिए मैंने ले लिया है इमली का पल्प, पेपरिका पाउडर, ब्राउन शुगर, काला नमक, जिंजर पाउडर एंड क्यूमिन। इसकी हम अच्छी सी इमली की चटनी बनाएंगे और इसमें इन सब चीज़ों को टॉस करेंगे और आपकी स्पाइसी पास्ता चाट रेडी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, जबरदस्त जो है। अच्छा, ये वो वाले पास्ता चाट से मुझे वो याद आ रहा है जो हमें शादियों पे मिलता है, क्या ये वो वाला पास्ता टाइप चाट? बिल्कुल, जो कोल्ड बुफे आपका होता है जिसमें आपको पास्ता चाट मिलता है, ये वही है। अच्छा, तो जो चीज़ मुझे वैसे वो शादियों पे ही नजर आई है, लेकिन आज वो हम इस सेट पे भी खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कह रही हूँ ये थोड़ा सा मुझे वो जो छोला चना चाट है उससे थोड़ी अलग लगती है, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, आई डोंट नो व्हाई। एंड मैं बनाऊंगी तो आप ट्राई करके बताइएगा। अच्छा, मैं जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों शादियों पे मैं खाने से जरा कतराती हूँ, कि वो मुझे ये होता है कि पता नहीं कितनी देर से पड़ी हुई हो ये चाट, थोड़ा सा डर लगता है सैलेड बार ट्राई करने से। जो है शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी हम ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो है कोई डेयरी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये जो है फ्रेश चीज़ों से बनी हुई है। अच्छा, जो क्रीम और मायो वाली होती है शादियों में, उसका बड़ा डाउट होता है, जो योगर्ट बेस होता है उसमें अक्सर से एक महक आ जाती है परे परे, तो वो मैं भी अवॉइड करती हूँ। और मैं जो लोग मैंने देखा है वो सैलेड बार पहले लोगों की प्लेटों में आता है और मैं बिल्कुल उससे कतरा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं कब से कोल्ड बुफे कब से लगा हुआ होगा। पर ये वाली पास्ता चाट अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं तो आप रात तक बाहर रख सकते हैं। Very nice. Great. I'm looking forward to it. And ये जो summary recipes है ना, I really enjoy them. कल का भी मैं सबको बताती जाऊँ, जो कल भी खाना बनाया था वो बहुत मजे का बनाया था. So I'm looking forward to this. Thank you, Sobiya. खाना तो वैसे सोबिया बहुत ही अच्छा बनाती है. बहुत अच्छा बनाती है. कुछ चीज़ें मैं खा नहीं सकती, वो मेरा मसला है पर्सनल. जैसे ये पास्ता चाट से मुझे कोई लेना देना नहीं. इनफैक्ट मैं चाह रही हूँ कि मेरी टीम जो है ना मुझे एक्चुअल चाट खिलाए आज. मुझे चाट का जिक्र किया है तो मैं चना चाट खाना चाहती हूँ. बस आज हम जाले के लिए जो है ना चना चाट भी मंगाएंगे इंशाल्लाह. हाँ, अच्छा, अब पड़ोसियों के हुकूक से और रिश्तेदारों के हुकूक से आज कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. मतलब मुझे लगता है कि कभी कभार आपके रिश्तेदार जो है ना वो फ़ायदा उठा लेते हैं आपका, ठीक है, और वो ये ना बहुत ग्रे एरिया होता है. कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ कर सकते हो लेकिन आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके आपके लिए शायद नुकसानदेह साबित हो.
इस स्टेटमेंट में आपको क्या चीज़ सही लग रही है और क्या गलत लग रहा है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके लिए फायदे में ना हो। आप हाँ, कभी कभार आपको पता होता है कि कोई ऐसा शख्स है जिसको ज़रूरत है अभी, ठीक है, और आप उसकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन वो ज़रूरत उनकी बाद में भी पेश आएगी और वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। अच्छा, ये आप उन रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं जो कि आप पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो खुद मुख्तारी के बारे में सोचते भी नहीं है, वो चाहते ये हैं कि वो आप पे डिपेंडेंट रहे। ये ग्रे एरिया है ना मेरे लिए। अच्छा, ये क्यों हो गया है? आई थिंक नाउ डेज पीपल डोंट फाइंड जॉय इन वर्क या कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि आई थिंक एक वक्त था जो कि जब ये बहुत बुरा समझा जाता था कि आप अपनी आप अपने जो खानदान है उसकी खुद जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। क्यों है ये जाले? डू यू थिंक ये आजकल के ज़माना जो हमारा, दो चीज़ें लगती है मुझे मंशा। एक तो मैं जो इस बात को बार बार मैं एक ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, एंटाइटलमेंट वाला, ठीक है, कि दे आर एंटाइटल्ड। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात लेके इस तरह से करूँगी कि मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सो हम लोग सारे जो हैं हम लोगों ने अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी बनाई है। लाइक हमें विरसे में नहीं मिला कुछ, होगा अबाव अरजात के पास क्योंकि तालीम अच्छी मिली, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचा दौलत की सूरत में। अच्छा, ये मिडिल क्लास फैमिलीज, कितनी मिडिल क्लास फैमिलीज में आ रहा है ये जो है? कहाँ गई वो अब्बू? वो जो जमीन थी आपकी फलाना जगह हैदराबाद के रास्ते में, वो कहाँ चली गई? वो किसी को चाचे के बेटे के मामे को दे दी। हाँ, ऐसे जज्बात में आके पेपर्स गायब हो गए। पेपर्स का ही नहीं पता। ये भी बड़ा मसला है, पेपर्स गायब। यस, या फिर पेपर्स बनाए और उनको रजिस्टर नहीं कराए, पता नहीं क्या। ये कहानियां हैं। सो मुझे लगता है कि जब आप ये करना शुरू करते हो ना और आप अपनी मेहनत से कहीं पहुंचते हो तो आपके इर्द गिर्द के लोग पहले तो आपको देख रहे होते हैं। सॉरी मैं नेगेटिव बात से स्टार्ट कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विद पीपल कि पहले तो वो देख रहे होते हैं कि किस तरह से पहुंच रहे हैं वहाँ तक ना। आप पे तनकीद भी बहुत होती है, खास करके मुझ पे बहुत तनकीद हुई शुरुआत में कि मैं जिस शोबे से मेरा ताल्लुक हो गया है, पता नहीं कि क्यों तनकीद होती है। हम लोग इतनी घरेलू ख़वातीन है, आपकी सोच है जिस तरह की हम कॉन्वर्सेशन यहाँ कर रहे हैं यही है हम लोग। तो पहले तो तनकीद हुई, उसके बाद थोड़ा सा कोई मकाम मिल गया, थोड़ा सा किसी आप सक्सेस आपको हासिल हो गया, और सक्सेस लोगों की नज़र में जो है वो दौलत की सूरत में होता है, नथिंग एल्स ट्रांसलेट्स इनटू सक्सेस। तो लोग पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट दे आर एंटाइटल्ड to your success. That issue I've never gotten. I love sharing my successes. मुझे बहुत शौक है, बट जब कोई मेरे साथ entitlement शो करता है ना कि नहीं ये चीज़ जो है ये मेरी है, ये तुम मुझे दो, ये मेरा राइट है, मेरा वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। हाँ, आई मीन द पॉइंट इज़ अगर आपने कोई चीज़ जो है सक्सेसफुली और मेहनत करके आप किसी मुकाम तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर आप पे हावी नहीं कर सकते। हावी नहीं कर सकते। हाँ। और ऑनेस्टली हमने जितनी चैरिटी की और सदके की बात की, और जो चैरिटी एट होम वाली बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो भी सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में और अड़ोस पड़ोस में ही जाना चाहिए। लेकिन वो उधर मुझे वो ग्रे एरिया की बात करनी है किसी से कि जब वो आपके लिए जो है वो नुकसान देना साबित हो। बिकॉज़ मुझे लगता है कि हमें अल्लाह मैंने जो ताकत दी है और अताअत दी है आपकी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करने की, और तलकीन भी की है कि गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। सो अपनी मदद आप करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सामने अपनी झोली फैलाएं। बिल्कुल, ये ऐसा बिल्कुल है। लेकिन आई थिंक कि अभी जो है अभी जो हम नेबर्स की बात कर रहे हैं उसके हवाले से तो देखें, रिश्तेदारों को तो फिर आई थिंक कि ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं होपफुली। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अपने नेबर्स का ख्याल रखना, आई थिंक इसका जो ट्रेंड है ये बहुत हद तक अब ख़त्म होता जा रहा है, स्पेशली बड़े शहरों में ख़त्म होता जा रहा है, जो कि एक बहुत दुख की बात है। और रमज़ान में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नेबर्स जो है वो एक दूसरे को याद रखते हैं और इफ्तारी भेजते हैं, तो इस तरीके से आपके ताल्लुकात और बेहतर होते हैं, वो रमज़ान के महीने में स्पेशली होते हैं। यस, मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ। मैं आपको गेटेड कम्युनिटी की बात कर रही थी ना, तो बेसिकली मैं नेवल हाउसिंग में थी, तो हमारे ना घर के बिल्कुल सामने वाली एक आंटी रहती थी और उनके बेटे थे, और पूरा दिन उनके बेटे नहीं होते थे, वो आंटी और उनका बेटा था। सो वो मुझे लगता था कि वो आंटी थोड़ी सी जो है ना वो शी इज़ लोनली। अब मेरा काम इस तरह का है 12-12 घंटे का, तो मैं पूरा वक्त तो उनको कुछ नहीं कह सकती। तो जब वो खिड़की पे देख रही होती थी मुझे और मैं अपने गार्डन में बैठी होती थी, तो मैं अक्सर हाथ हिलाती थी और वो अंदर चली जाती थी। अच्छा, उनकी आंटी के इशूज़ भी थे, हमारे घर के सामने गाड़ी मत पार्क करो, वो वाले छोटे छोटे वाले मसले। बट मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता करके ना उनको आराम कर लिया। मैं कुछ भी बनाती थी मैं उनके घर भेजती, आंटी मैं आपके लिए सूजी का हलवा, एंड देन स्लोली आई वाज देयर फॉर 3 years शी स्टार्टेड सेंडिंग मी स्टफ आल्सो।
नाइस स्वीट एंड आई फेल्ट सो नाइस अबाउट इट। मैंने अम्मा को बताया सी आई मेड अ न्यू फ्रेंड एंड यही तरीके से होती है बिल्कुल। और जाले जिनकी मैंने बात कर रही थी जो हमारे पुराने नेबर्स थे जब हम फ्लैट में रहते थे, अगर हम कहीं ट्रैवल करने, क्योंकि मेरी अम्मी तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, तो वो अगर यूके वगैरह चली जाती हैं तो एक डेढ़ महीना जो हमारा फ्लैट था वो बंद रहता था। और अगर मेरी शादी हो गई है सो आई वुड नॉट बी देयर टू लुक आफ्टर द हाउस, तो सारे जो हमारे बिल्स हैं वो हमारे नेबर्स, हमारा नेबर, और उनके पास हमारे घर की चाबी थी कि वो हर कुछ दिन बाद जाके चेक कर लें कि फ्रिज में से कोई लीक नहीं हुआ या कोई और मसले मसाइल पेश नहीं आए। तो वो हमारे सारे बिल्स सब हैंडल करते थे और इतना ट्रस्ट और इतनी दोस्ती थी जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है वो कायम रहा और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हमारा। बल्कि भाई देखिए ना, ये ट्रिक है, आप किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, आपकी तरफ भी दोस्ती का हाथ आता है। सो ये चीज़ें तो चलनी चाहिए। और हम लोग का जो ईस्टर्न फैमिली एंड कम्युनल जो सर्किट है, यही इन्हीं चीज़ों की वजह से हम लोग इतने वार्म एंड क्लोज एंड हॉस्पिटेबल लोग हैं। बस इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान, और भी बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू होनी है। जब आप वापस आएंगे तो हमारे पास एक रिलीजियस स्कॉलर भी होंगी, तो इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है वो भी उनसे डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान ऑन 365 न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। हम आज बात कर रहे हैं, हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो रिश्तेदारों के हकूक़ और जो हमारे पड़ोसी हैं उनके हकूक़ के हवाले से हो रही है। और इस वक्त हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं प्रोफेसर हुमैरा हनीफ, हमारी रिलीजियस स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, हम ठीक है। अच्छा, मुझे पहले ये आपसे पूछना था कि पड़ोसियों के हकूक़ और रिश्तेदारों के हकूक़ के हवाले से हमें क्या बता सकती हैं आप, और दोनों में फ़र्क क्या है? रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जब इरशाद फरमाया हुकूक़ के बारे में, तो अल्लाह ताला ने वज़िल क़ुरबा वल यतामा, अपने पहले रिश्तेदारों का, यतीमों के साथ जहाँ तीसरा नाम आता है वहाँ करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी दोनों का नाम आता है। अच्छा, कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया कि उनके हकूक़ अदा करो, यानी उनके साथ सिला रहमी करो, नरमी से पेश आओ। अब आप ये देखेंगे यहाँ तक बात आ जाती है कि ईमान पे बात आ जाती है। जी, जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का हुक्म दे दे कि पहला इब्तिदा कहाँ से किए, मेरी इबादत करो, फिर वालिदैन का जिक्र किया, उसके बाद रिश्तेदार, और फिर उसके बाद आपके पड़ोसी। आपसे, आपके दुख में, आपके सुख में सबसे ज़्यादा करीबी जो होता है ना वो पड़ोसी होता है। रिश्तेदार होते हैं, नो डाउट, रिश्तेदारों से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता कोई, लेकिन वो पड़ोसी जो बिल्कुल आपके करीब के हैं वो आपके हर दुख सुख में शरीक होते हैं, अगर आप शरीक करें तो। और वाकिफ भी होते हैं ना, कुर्बत भी तो होती है, स्पेस भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जो वक्त आ गया है ना वो ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि शायद हम कंक्रीट की ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हम कहते हैं हमारी आवाज़ भी बराबर में ना जाए। हमारी ये कोशिश होती है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मफ़हूम यह है कि जिब्राईल अमीन मेरे पास आए और उन्होंने फरमाया कि जो ये आपके पड़ोसी हैं उनके हक अदा करो। वो शख्स, आपने कसम कहा के फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं। साहबा ने पूछा कौन, तो आपने फरमाया वो जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ा रसानी से तंग हो। अब ईज़ा रसानी में क्या आता है, ये नहीं कि आप घर जाके मारें, आपकी किसी भी ऐसे काम से जिससे आपका पड़ोसी तकलीफ में आए। हाँ। फिर रिश्तेदार जो हैं वो, ये रिश्तेदारों का ये हुकूक नहीं कि हम उनसे तकरीबात पे मिल लिए या हमने उनका कर लिया, नहीं। असल रिश्तेदार पता ही उस वक्त चलता है जब आप उनकी मुश्किल में खड़े हो जाएं, वो आपको खुशियों पे मनाने ना आए, आप उनकी खुशियों में पहले से खड़े हों। अल्लाह ताला ने सिला रहमी करने वाले को पसंद फरमाया, और सिला रहमी रिश्तेदारों से होती है, और क़तअ रहमी यानी कि नाते तोड़ने वाले को अल्लाह ने जहन्नुमी कर दिया, सख्त नापसंद फरमाया। यानी कि इस शब कदर की रातों में, ये जो लैलतुल क़दर की रातों में, इसमें मग़फ़िरत भी नहीं है उस शख्स की जो क़तअ रहमी करता है, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ता है, इतना सख्त है। और जब इंसान अपने किसी रिश्तेदार से ताल्लुक़ तोड़ता है, रिश्तेदार कौन है, वो एक माँ के रहम से पैदा होने वाले सब बहन भाई, ये रिश्ते करीब के, ठीक है ना। रहम अल्लाह ताला के रहमीम, रहम से निकला ये लफ्ज़, और अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ने ये लफ्ज़ पसंद फरमाया। जब बहन भाई आपस में लड़ते हैं ना, तो ये रहम अल्लाह से फरियाद करती है माँ की कोख कि अल्लाह मेरे बच्चे ये लड़ रहे हैं आपस में,
और जब ये मिलकर बैठते हैं तो ये रहम खुश होती है। क़यामत वाले दिन जन्नत में हर रिश्ता मिलेगा। आपको पता है बहन भाई नहीं मिलेंगे, इनसे मोहब्बत हमारी दुनिया में ही है, आखिरत में नहीं है ये हमारे साथ। ज़ाहिर है अपनी अपनी फैमिलीज के साथ है। अल्लाह एक खानदान है ना पूरा, वो माँ बाप है, बहन, आप माँ बाप से अपने मिलेंगे, आप अपनी बीवी बच्चों से मिलेंगे। अगर नेक बीवी है तो वही आपकी हूर है। आपके बच्चे अगर बचपन में फौत होते हैं वो आपकी शफात के लिए आएंगे, अल्लाह से गड़गड़ाएंगे। बहन भाई नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की सारी मोहब्बत यहाँ रखी है। कितनी ज़िंदगी मुख्तसर सी है, हम अपनी नाराज़गियों में अपने बच्चों को भी उन रिश्तों से दूर कर देते हैं। इसी तरह अगर बचपन की मैं बात करूं तो रिश्तेदारों से करीब हमारे रिश्तेदार से ज़्यादा पड़ोसी थे। मोहल्ले की एक नानी भी थी, एक भाई भी होते थे, और फिर जिसका दिल चाहता था वो डांट के चला जाता था, घर वाले कुछ नहीं कहते थे। और आप लोग तो खैर बहुत यंग हो, हमारे बचपन में तो वो पूरे इलाके में अगर 2-3 टीवी आ गए तो बस उन्हीं के घर जाना है, छुट्टियां मनानी है, बाहर खेलना है। और हमें पूरा इख्तियार हमारे वालिदैन से ज़्यादा पड़ोसियों का होता था। कुछ पक रहा है तो हम भेज रहे हैं, कुछ आ रहा है तो हम कर रहे हैं। तो इन दोनों के हुकूक से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अच्छा, अगर मैं सॉरी नहीं कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं यू कैन। अच्छा, मैं मेरा ये आपसे पूछना था कि जैसे इसमें भी हमारे पास भी ये सवाल एक आया है, और मैं भी हम अक्सर यही पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग ना काम पे निकलते हैं, ठीक है, और हमारे घर के पड़ोस में कौन रह रहा है वो तो एक अलग सिचुएशन है। जिनके साथ हम काम करते हैं वो भी हमारे पड़ोसी ही हुए, ठीक है, तो उनके भी वैसे ही हकूक हुए। जिसके साथ आप बैठ के सफर कर रहे हैं वो भी आपका पड़ोसी है, साथ में बैठ के सफर आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो भी आपका पड़ोसी। पड़ोस मतलब क्या है? बिल्कुल आपके बराबर वाला। आपको पता है घर में जिस तरह पड़ोसी से बगैर पूछे आप अपनी जायदाद नहीं भेज सकते, आप कोई नया रास्ता नहीं बना सकते अगर दोनों का रास्ता एक है, दीन में इसकी पूछ है। इसी तरीके से एक की जगह पर दूसरा आके बैठ जाए उसके भी हुकूक हैं, आदाब हैं। इस्लाम बहुत जितना एजुकेटेड हमारा दीन हमें करता है ना, और कोई दीन इतना नहीं है। हर चीज की कोई ना कोई चीज के कि किसको कैसे करना है, लुकमा कहाँ से लेना है, किसी के आगे से नहीं लेना, उससे पहले पूछना है। अदब इखलाक बहुत हमारे दीन में। तो वो भी पड़ोसी है जो हमारे साथ बैठा है, जो उठ रहा है बैठ रहा है हमारे साथ काम, उनके भी वही हुकूक हो। अब जाहिर है दुनिया इतनी मसरूफ हो चुकी है कि अब वो मोहल्ले के हालात नहीं रहे, लेकिन फिर भी दीन हमें क्या सिखा रहा है। आज कितना अच्छा लगता है पड़ोस में से इफ्तारी आती है जी, हम भेजते हैं ढक के, कितना अच्छा लगता है। ये ट्रेंड हम नहीं चेंज कर सकते किसी भी सूरत, अच्छा लगता है। तो जब हम सफ़र कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, तो जो साथ बैठ रहा है वो भी पड़ोसी, और वो कितनी बातें हमारी जान जाता है जो कि हमारे घर वाले भी नहीं जानते। जैसे कि बाहर मुल्क में ये कहा जाता है कि जो डिजीज़ है सबसे प्रिवेलेंट वहाँ पे वो लोनलीनेस है, क्योंकि पड़ोसी को नहीं पूछता, और हर बंदे को ये समझा जाता है कि आपने अगर कुछ ज़्यादा बात की तो आप उनकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं। और यही हमारे जो है ये साउथ एशिया की खूबसूरती है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको अच्छा माना जाता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मेरा जो सवाल है आपसे वो ये कि शादियों में जब आप देखते हैं तो बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं जो कपल है उस पर, और ख़ुद ही अपनी नाराज़गियाँ पाल रहे होते हैं कि हमें ये इम्पोर्टेंस नहीं मिली और हमें सही से खाने को नहीं पूछा, और इससे लोग बड़ा परेशान हैं। यहाँ थोड़ी सी दीन की समझ बूझ की कमी भी है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये वो रिश्ते हैं जो आखिरत में मिलेंगे ही नहीं। कौन किसकी चाची, किसकी पुप्पी, किसकी मामी, ये तो बड़ी बात है, इज्जत वाली बात है कि जिस घर में शादी हो रही होती है उसके माँ बाप हर रिश्ता मना रहे होते हैं कि सब शरीक हो जाए, वो ना शरीक करें। और अब तो कोरोना ने तो हम लोगों को इतना ज़्यादा सुकेड़ के रख दिया है कि हमें अब ज़रूरत ही नहीं। अब तो हम बड़े बड़े हॉल से बॉल रूम पे आ गए और हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन ये लोगों को ये सोचना चाहिए कि किसी की खुशी में खुश होना भी तो इबादत है जी। आप उसकी खुशी में अगर अच्छे से खड़े हो जाएंगे तो वो बरसों याद रखेंगे। लेकिन होता यह है कि उस वक्त आप अपनी नाराज़गी दिखा के उस कपल के ऊपर भी हावी होने की जो कोशिश करते हैं, दूसरे लोग महसूस कर लेते हैं, देखो जरा पप्पी कितना बोल रही हैं, देखो जरा खाला क्या कर रही हैं। आप तो शादी के बाद शायद मिले ना मिले, लेकिन समटाइम्स ये आपकी बातों की वजह से उन दोनों में इख्तिलाफात हो जाते हैं। सिर्फ इतना सोच लें कि वो रिश्ता है जो आगे नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला ने इन रिश्तों को संभालने को कहा है, तो शायद कहीं पे भी कोई नाराज़गी ना हो। नाराज़गी है क्या? नाराज़गी अपने आप को अहमियत दिखाना,
जी जी, अना सारी नाराजगियां जनरली अना से वो उससे ज्यादा तो आप जन्म लोग लेती देखते हैं, हैं। आप लोगों के आगे पीछे लोग रहते हैं, कहीं किसी शादी में चल जाएं, कुछ तकरीब में, अगर आप लोग एक फैन को किसी तरह मना कर दें तो सारे कितने वो हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और आपकी एक मुस्कुराहट से वो जी उठते हैं। तो यही हाल होता है कि अगर रिश्तेदार आगे बढ़ के करें, नहीं नहीं बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, अरे कार्ड की क्या जरूरत थी, हम हैं ना, तो दिल बड़े हो जाते हैं। और ये दिल जो होते हैं ना, ये जो अभी भी ऐसी फैमिलियां हैं जो बिल्कुल बाउंड हैं, एक साथ बाइंडिंग फोर्स में लगी हुई है वो, तो वो वहां पर उनके बड़ों का किरदार है, इसमें बड़ों का किरदार होता है। एक माँ का किरदार होता है ददियाल को जोड़ने में, एक बाप का किरदार होता है ननियाल को जोड़ने में, और ये दोनों मिलते हैं ना जब, तो फिर ददियाल ननियाल जब जुड़े हुए होते हैं वो बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। आप हमेशा देखिएगा जिनके कजन्स मिले हुए होते हैं ना, उन्हें दोस्तों की जरूरत नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही बात है। और हम मेरी ज़िंदगी में कमी यही रही है क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार जो है ना वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं किसी बाहर मुल्क में रहे हैं, तो पड़ोसी ही थे और मेरे स्कूल के जो दोस्त थे और ये वही हमारे रिश्तेदार भी बने। और मुझे ये भी हमेशा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खला है, एक छोटी सी खाली जगह जो मुझे पूरी करनी होती है कि कुछ तो ऐसे रिश्ते हैं जो कि आपको खूनी रिश्ते हैं जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, और कुछ आपके पड़ोसी हो गए। कुछ रिश्ते जो आप बनाते हैं जो दोस्तों के रिश्ते होते हैं, उनके लिए भी कुछ कहा गया है। वो बहुत गहरे रिश्ते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, इस्लाम लाने से पहले भी जी आप दोस्त थे, और दोस्त ऐसे दोस्त थे कि गैर यार बन गए। आप ये देखिए कि वो दोस्त ऐसे रहे कि पल पल पे साथ थे। दोस्त का साथ तो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने भी देखें इस रिश्ते को इतनी अहमियत दी, अगर आपका कोई सच्चा दोस्त मिल जाए ना, आपकी कामयाबी की कुंजी आपके हाथ आ गई। वो दोस्त आपको हर उस जगह बताएगा जहाँ कोई आपको नहीं बताएगा कि यहाँ तुम गलत हो, देखो ये चीज़ अपनी सही कर लो, और उस दोस्त को आप सब कुछ बोल कर ना भूल जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने भी पसंद किया, और ये वो रिश्ता होता है जो बड़ा मिल जाए तो बहुत मजबूत, और अगर ये पक्की दोस्ती टूट जाए तो इससे बड़ी दुश्मनी कोई नहीं। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, ये मुझे एक सवाल है कि बाज़ औक़ात शादी के बाद जो आपके अपने रिश्तेदार होते हैं वो आपके शौहर या बीवी पे तनकीद शुरू कर देते हैं, उनके मसले मसाइल होते हैं उनको लेके, और तो उनकी बात को कितनी अहमियत देनी चाहिए शादी से पहले कि अगर आपको कोई शख्स पसंद आ गया है और आपके रिश्तेदार हैं जिनको वो नहीं समझ आ रहे या वो इस किस्म की बातें कह रहे हैं कि हमारे सवाल क्या है, हाँ फैमिली में ये फिट होंगे या नहीं होंगे, और शादी के बाद अगर कोई रिश्तेदार हैं उनको मसले मसाइल हैं तो उसको कितनी अहमियत देनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये कि सवाल बहुत आपने अच्छा किया। आजकल आप देख रहे हैं कि डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, उसकी एक वजह ये भी है। पहली बात तो ये कि जो घर वाले हैं यानी कि माँ बाप जी, और मैं किसी के ऊपर ख़ास वो नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ। अगर लड़के की माँ है ना तो वो ये सोच ले कि शादी के बाद अब हम सेकंड फैमिली हैं, अब उसकी फैमिली बन गई है। हमारे इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, इसीलिए अलग रहो, अपनी फैमिली को देखो। एक आने वाली लड़की भी सब छोड़ कर आ रही है। अब आने वाली लड़की चाहे कि जिस तरह मैं अपने घर वालों के साथ थी मेरा शौहर भी रहे, तो समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ। लेकिन जिस घर में वो आ रही है वहाँ ये तो है कि उसे स्पेस दे दिया जाए। तो अगर हम ये सोच लें कि अब हम सेकंड फैमिली हो गए और फर्स्ट फैमिली इसकी बीवी इसके बच्चे, अगर वो प्रायोरिटी दे रहा है तो कोई मसला नहीं है, तो बहुत से झगड़े ख़त्म हो जाए। हम अपने रिश्तेदारों को बोलने का खुद मौका देते हैं। मेरी माशाल्लाह 2 बहुएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं अपनी फैमिली में किसी को इजाज़त नहीं देती कि उनके किसी मामले में बोलें, मैं भी नहीं बोलती इवन। हाँ बात समझा दी, बेटा समझ में आती है कर लें, आपकी मर्जी है वरना नहीं, तो वो मैं देखती हूँ वो ज़्यादा जल्दी पूरी कर देती हैं। वजह उसकी ये कि उन्हें समझाने के अंदाज में बोली है, बेटा मर्जी है आपकी, करना तो आप खुद देखें ना, जो आने वाली है वो भी तो अपना स्पेस बना रही है ना, वो हमें भी तो स्पेस दे रही है। वो आपकी मर्जी से कपड़े पहन रही है, वो आपकी मर्जी से तैयार हो रही है, आपकी मर्जी से रिश्तेदारों को देख रही है। बहुत से हमारे घर अब भी ऐसे ही हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ नहीं इज्जत देते, वहाँ पे टुकड़े होते हैं या बटते हैं या जो भी हैं, आप छोड़ दें। आप किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करें। आपको पता है सबसे ज़्यादा प्राइवेसी दीन इस्लाम में जी, बराबर वाले की बात भी ना सुनो। लेकिन सबसे ज्यादा अमल दखल भी हो रहा साउथ एशिया में। जी साउथ एशिया का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं एक अच्छा पहलू भी बताना चाहती हूँ, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जो क्लोज नेट कम्युनिटीज, जैसे मेमन कम्युनिटी हो गई, दिल्ली वाले हो गए, बोरी हो गए, और ये वाली कम्युनिटीज़ को मैंने हमेशा देखा है कि ये एक दूसरे का इतना साथ देते हैं। एक वजह है,
हाँ जी, बड़ों की इज्जत, बड़ों के साथ, बड़ों के ऑर्डर्स चलते, हाँ जी। बड़ों की हाँ, बिकॉज इनके एक सरबरा होते हैं हर सरबराह जगह, होते हैं। जिनसे हर बार जो है ना वो कोई ना कोई चाहे खानदान का ताया हो, फूफो जी। हो, बात वही है ना। और फिर वो बड़े के आप फैसले देखें, वो बड़े जामे फैसले होते हैं। आपस में बातचीत भी होती है सबकी, रिश्तेदारियां बनी, जी। कजन्स के साथ मिलते हैं, हाँ। अहमियत देते हैं, उनके अड़ोस पड़ोस भी उनके रिश्तेदार होते हैं। फिर वो लोग ना अपने बड़ों के फैसले सुनते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मसला यही है कि जहाँ जिन घरों में तनकीद होती है या जिन घरों में दूसरों को बोलने की इजाज़त होती है, वो दूसरों को मौका देते हैं। आप क्यों मौका दे रहे हैं? या तो अपने सरबराह से पूछें जी। आप, अगर किसी को बनाया है सरबराह, वरना फिर आप उसको स्पेस दें। हाँ। तो फिर नहीं होता इतना, वरना आने वाला कपल तो वाकई बहुत मुश्किल में होता है। हाँ जी, हर तरह से आ रही होती है ना ऑपोजिशन। एक तो खुद भी संभालना अपने आप को लड़की के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक जगह ढालना, क्योंकि नेचुरली किसी और घराने से आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने कम्युनिटीज़ में देखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कि कोई भी तकलीफ़ में होता है ना, कि फाइनेंशियली हो या किसी ना किसी मर्ज का शिकार हो, तो पूरी कम्युनिटी मिलके हेल्प कर रही बिल्कुल सही होती कह रही है। हैं। कितने सारे अस्पताल हैं जो इसी बुनियाद पर चल रहे हैं, और फिर उसमें आम भी वो देखते हैं। जी। उसमें मैं क्योंकि मेरी मेमनों में शादी हुई है और मैं पली बड़ी भी हूँ, मेरी अम्मी जिस स्कूल से उनका ताल्लुक़ था, तो वो जो हमारी ओनर थी वो शिया भी थी एंड दिल्ली वाले भी हैं सारे। तो मैंने ये सारी कम्युनिटीज़ को ग्रो अप होते हुए देखा। हालांकि हमारी फैमिली जो है, इमीडिएट फैमिली यहाँ थी और जो मेरे कज़न्स वगैरह थे वो सब बाहर थे, बट इतना ज़्यादा क्लोजनेट रहा है और इतना ज़्यादा हम लोग जो है वो शेल्टर्ड रहे हैं। तो इससे फ़ायदे इतने हैं इस चीज़ के कि जब आप जोड़ के रहते हो ना, तो एक तिनका तोड़ना जो है बहुत आसान होता है, लेकिन अगर 4, 5 और 6, 7 तिनके आप तोड़ने की कोशिश करो वो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कह तो आई थिंक ये पड़ोसियों और रिश्तेदारों और आपके साथ के रहने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा बात है। लगता है। आप पे बहुत सी मुश्किलें नहीं आती हैं, आपको पता भी नहीं चलता बच्चे कहाँ पले, जी, बच्चे कहाँ बड़े हुए। बिल्कुल। जैसे बंशा ने अभी एक कहानी सुनाई थी कि इनकी अम्मी जब ट्रैवल करती थी तो बच्चे भी बड़े हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो घर का ख्याल पड़ोस रख रहे थे, वो सारे बिल्स पे करते थे। फिर हम या तो पहले उनको वो पैसे दे देते थे, और जब वापस आते थे तो जो उन्होंने पैसे, हमारे सारे बिल्स, हमारे घर की चाबी उनके पास होती थी कि कौन ख्याल रखेगा घर का अगर अम्मी नहीं है और हमारी भी शादियां हो गई हैं। तो अच्छा प्रोफेसर साहिबा, आजकल जो है जरा घबराहट होती है लोगों को अपने नेबर्स के बारे में जानने से, क्योंकि अब जो हमारी, अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब पता नहीं है कि जो हमारे घर के सामने रहने वाले हैं वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला हैं या नहीं। क्योंकि डीएचए से तो बहुत दफ़ा ऐसी कहानियां निकल के आती हैं कि जो आपके नेबर्स हैं वो किसी ड्रग्स की सिचुएशन में या तो इन्वॉल्व हैं या ये। उसके अलावा जो है, जो उनकी गाड़ियां हैं और उनके जो गार्ड्स हैं वो ज़रा आपकी जो एरिया है उसका माहौल भी अजीब सा बना देते हैं। इसके बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए। देखिए, बात सिर्फ वही आ जाती है कि हम कंक्रीट की ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हम अपने आप को बहुत प्राइवेसी दे रहे हैं। अब तो प्राइवेसी का ये आलम है कि हम बात भी किसी से नहीं कहते। हम तो अब एआई के दौर में आ गए, तो हम अपना तो फ्रेंड भी बनाने लगे। अब तो हम बात भी उससे कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये गार्ड्स और ये गाड़ियां और ये माहौल, आपको पता ही नहीं होता कि जो आपके सामने रहने वाला है वो कौन सी एक्टिविटी में। प्राइवेसी से ज्यादा मोहतात रहने वाली हो गई। और आप देखें ना, केसेस ऐसे सुनने में आते हैं कि इंसान खुद सोचता है नहीं किसी को पता ना चले मैं क्या हूँ, कौन हूँ। वजह उसकी यही है कि हम लोग अब ना अपने अंदर महदूद नहीं रहे ना, हर चीज खुल जाती है। इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे बारे में किसी को ना पता चले। क्योंकि पहले वाकयात पहले भी होते थे, कत्ल, स्नैचिंग, ये सब कुछ पहले भी होता था। अमेरिका में इससे ज्यादा होता है। जी जी। लेकिन पता है आपको क्या, अब हर चीज फौरन आ जाती है मीडिया पर, फौरन आ जाएगी नेट पर, फौरन आ जाएगी आपको फेसबुक पे। इसलिए आपको शायद ज्यादा घबराहट होती है। शायद ऐसा हमें घबराहट होती है कि कौन, अगर कोई देख रहा है तो क्यों देख। एटलीस्ट अगर किसी ने सिर्फ मोबाइल यूं कर लिया है तो हम फौरन सोचेंगे कि इसने कहीं हमारी वीडियो ना बना रहा हो, कहीं ये ना हो रहा हो। और हम ऐसे एटलीस्ट हम सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं, सिर्फ वो क्लिप निकाल के हमारी बातचीत हो जाती, इसलिए हम मोहतात हो गए। इस मोहतात होने में ये वजह नहीं है कि बहुत से लोग जानते नहीं, सब जानते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक भी जानते हैं, फैमिली के भी हुकूक जानते हैं, लेकिन वो परेशान है इसलिए फैमिली में बात। सॉरी, हम लोग जो है ब्रेक पे जाना है, आपसे बात कर जाएगी। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से आइएगा। जाने रमज़ान में आप हमें देख रहे हैं। वेलकम बैक, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी और मुझे काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कुछ चीज़ें हमारे प्री कंसीव नोशंस में होती हैं, ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करते हैं और आप समझते हैं कि हाँ यही बात ठीक है,
और कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं होता कि वो एक्चुअली ठीक है और आप वही करते आ रहे हैं, तो वो रीअफर्म भी हो जाती हैं। सो आज हमारी बात चल रही है अबाउट नेबर्स, अबाउट रिश्तेदार, उनके हुकूक और किस तरह से उनसे डील करना चाहिए। हमने एक रिलीजियस स्कॉलर से भी गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी बातें उनसे हुई, प्रोफेसर साहिबा से। और अब हमारे पास लीगल जो इसका एंगल है उस हवाले से एक बैरिस्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, बैरिस्टर वसीम अहमद, आपको हम दोनों होस्ट की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी रमज़ान मुबारक। शुक्रिया। अच्छा, आप क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी मैटर्स और जो फैमिली मैटर्स हैं उनको डील करते हैं लीगल कैपेसिटी में, तो हमें ज़रा बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होते हैं, जो माँ बाप या आबाव अजदाद वो सही से लिख के नहीं जाते या रजिस्टर नहीं करवाते, और फिर उसके बाद जो ख़ानदानों में बंटवारे के इश्यूज़ हो जाते हैं, उसके बारे में हमें ज़रा कुछ बताइए। अच्छा देखें, हमें तो सबसे पहले तो कुरान में दिया गया है जी। कुरान में हमें वाज़े बताया गया है कि किसके कितना शेयर होगा। तो अगर हम कुरान को ही फॉलो करें तो हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम वहाँ होती है कि हम, क्योंकि कुछ बड़े भाई होते हैं, वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, बहनों को हिस्सा ना मिले, या मतलब वालदा को इवन वो हिस्सा नहीं देना चाहते। तो वो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हमारा कानून ये है कि हमें रिकॉर्ड जो होता है, मतलब म्यूटेशन रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें जाके सबके नाम ट्रांसफ़र करनी होती है। अब होता ये है कि प्रॉपर्टी है वो भाई चला रहे हैं, दुकान है या ज़मीन है वो भाई उस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करते नहीं है लीगली। वो कहेंगे कि अगर हम बहन के नाम कर दें तो उनकी शादी होगी या उनके हस्बैंड को मिल जाएगा, उनके बच्चों को मिल जाएगा, फिर ये मामला ऐसे ही रहता है। वो दुकान चला रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, उस पे से वो इनकम ले रहे हैं, बहनों को वो देते नहीं हैं। तो वो मामला चलते चलते फिर वो जनरेशन्स तक चले जाते हैं। फिर बहनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो फिर कुछ वकील हो जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, वो अपना राइट्स मांगते हैं। अब वो उन्होंने सारी ज़िंदगी उस पर कब्ज़ा किया होता है, फिर वहाँ पे आके ये कत्लो गारत शुरू हो जाती है। तो लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं इस मामले में? देखिए, बेहतर तो ये होता है लीगली, तो ये जैसे ही किसी की डेथ हुई, आप जाके कोर्ट में, एक होता है पहले तो कोर्ट के थ्रू होता था, सक्सेशन सर्टिफिकेट होता था या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो जाके लेना पड़ता था। अच्छा। कोर्ट डिसाइड करती थी कि ये लीगल एयर्स हैं, वालदा हो गई, बहनें हो गई, भाई हो गए, उनके इतना इतना शेयर होगा और ये प्रॉपर्टीज़ हैं। वो जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा, आप जाके वो रिकॉर्ड में म्यूटेशन करवाएंगे, सबके नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी, सब ऑनर्स हो जाएंगे। अब और इसको आसान कर दिया आजकल, अब तो ये नादरा के थ्रू हो गया। अब नादरा में आप जाके एप्लीकेशन देंगे कि ये हमारे वालिद थे या वालदा थी, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट अटैच करेंगे और फिर वो आपको पूरा एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। उसकी बुनियाद पे आप जाके वो रिकॉर्ड में म्यूटेशन करवाएंगे अपने नाम पे। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, किसी को राइट देना नहीं चाहते। तो इसी तरह ही मामला जैसे ही चल रहे होते हैं, भाई बैठा हुआ है शॉप पे या ज़मीनों पे बैठा हुआ है, तो वो फिर मसले बढ़ जाते हैं इस पर। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली उनके हाथ में सारे पेपर्स होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो पूछनी थी, जो मैं आ रही थी और मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, क्योंकि मुझे बहुत अनक्लियर लगते हैं ये सारे लॉज। जैसे कि आपने कहा कि ये वैसे तो बहुत क्लैरिफाइड हैं इस्लाम में, शरिया के मुताबिक, लेकिन वैसे जब आप रियल लाइफ में आते हो तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्लैरिटी इतनी नहीं होती। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे एक रिश्तेदार थे जिनकी फैमिली से इतनी बनती नहीं थी, ठीक है, और कोई उनकी तीमारदारी को और पूछने के लिए भी कभी नहीं आया। सो उनके जो नेबर में थे, नेबर में सारे जो फैमिली थी उसके साथ इनकी बहुत आना जाना था और उन्होंने बहुत ध्यान रखा थ्रू आउट उनकी बीमारी, और वो काफ़ी मतलब इस तरह के मोहलिक मर्ज था, कैंसर, जिसमें वो मुब्तला थे। गो के उन्होंने खर्चे सारे अपने उठाए, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो उस फैमिली की तरफ से मिली। सो वो अपनी वसीयत में उनको जो है वो दे के गए। अब वो एंड में कुछ ऐसा हुआ कि कोई साइन या सिग्नेचर रह गया। सो फैमिली आ गई कंटेस्ट करने के लिए और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। ऐसे मामले में क्या होता है? अच्छा देखिए, कानून में जो दीन में भी अगर दिया गया ना, अगर वसीयत आपने देनी है तो वो 2 गवाहों के सामने हो। एक तो प्रॉपर आपने राइटिंग में देनी है जी, उसको आप 2 विटनेसेस के सिग्नेचर हो, और बेहतर ये होता है कि आप उसको रजिस्टर करवा लें। और बाकी लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि मैंने पूरी प्रॉपर्टी वसीयत कर ली, हालांकि वो कानून में और हमारे दीन में मना होती है कि 1/3 मतलब 33% से ज़्यादा आप वसीयत किसी और को नहीं दे सकते। जी 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 33% तो आप किसी को दे सकते हैं। वो अगर आपने दे दी, विटनेसेस हैं, वो रजिस्टर्ड आपने करवा ली, तो वो तो सही हो गया, उनको ही मिलेगी।
होता ये है कि हम या तो वर्बली कर देते हैं, वो फिर आगे चल के मैं तुम्हें ये दे के जा रहा हूँ, मैं दे दिया, हाँ। या फिर एक सादे से पेपर पे लिख दिया, फिर वो कोर्ट पे केसेस चलते रहते हैं कि वाकई इन्होंने दी नहीं दी, उस पर एविडेंस होता है, गवाहियाँ होती है, विटनेसेस को लेके आना, ये फिर और पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। अगर रजिस्टर्ड होगी तो कोर्ट के लिए भी आसानी होगी कि बिल्कुल ये गए रजिस्ट्रार के पास, इन्होंने जाके साइन किया, थंबप्रिंट हुए, सब चीज़ें हो गई। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होता है आप एक रजिस्टर्ड विल के थ्रू करें। और अगर आपने, इससे भी आसान है कि अगर आप कहते हैं कि आपके बच्चों में आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, तो आप ज़िंदगी में ही कोशिश करें उनको आप गिफ्ट कर दें प्रॉपर्टी, सबको अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे साहब यहाँ के लोग इतना कतराते क्यों हैं ये करने से, और यहाँ पे क्यों इतने ज़्यादा इश्यूज होते हैं इसको लेके? बाहर जो है मुझे लगता है इनहेरिटेंस जो है वो अगर विल नहीं बनाई जाती तो फिर वो इनहेरिटेंस के लॉ के हिसाब से जो है वहाँ पे हो जाती है बाहर मुल्क में। यहाँ पे एक तो लोग कतराते हैं ये करने से, पहले ही उसको गिफ्ट करने से, या जो है अपने मैटर्स को पहले ही क्लियर करने से डर घबराते हैं, और दूसरा ये कि रजिस्टर नहीं करवाते। जैसे कि मेरे दादा हैं, उन्होंने अपना गिफ्ट तो किया लेकिन उसको रजिस्टर शायद नहीं करवाया, जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल आज तक हैं प्रॉपर्टी को लेके। तो ये कतराते क्यों हैं लोग इतना? अच्छा, उनको लीगल गाइडेंस सही प्रॉपर होती नहीं है। वैसे हमारी शरीयत में, इस्लाम में तो ये है कि आपने गिफ्ट मतलब वर्बल भी हो जाती है, और ये कि आप राइटिंग एक पेपर, सादे पेपर पर लिखे, फिर तब हो ना कि दो गवाह मौजूद हो तो हो जाती है। अच्छा, ये हो जाता है, हो जाती है कानूनन इसकी। लेकिन उसको फिर आगे चल के अगर कोई डिस्प्यूट करता है कि नहीं ये गिफ्ट नहीं हुई, फिर उसको प्रूव करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसकी आसानी के लिए हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया कि आप सब रजिस्ट्रार के पास जाएं। थोड़ी सी मतलब मुश्किल होगी, हो सकता है आपको थोड़े चार्जेस भी देने पड़े, गवर्नमेंट टैक्स देना पड़े, लेकिन वो मसला बिल्कुल आसान हो जाता है, फिर आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, जैसे आप कह रही थी कि बाहर के मुल्क में वो तो गिफ्ट करके चले जाते हैं पूरे मामलात, यहाँ पे थोड़ी इनसिक्योरिटी भी होती है पेरेंट्स को ना, कि आज हम प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट कर दें बच्चों के नाम पे, कल को पता नहीं बच्चे हमें ही घर से ना निकाल दें। तो ये भी, पर ये तो वैसे एक वो वाली बात नहीं हुई कि बाहर मुल्क में ज़्यादा इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, जबकि वहाँ पे ओल्ड एज होम्स और ये ज़्यादा वहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे उनको डाल दिया निकाल के आपने पैसे ले लिए। हाँ, यहाँ के जब तो क्या ये, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे ज़्यादा है। समझदार जो पेरेंट्स हैं उनको तो यही करना चाहिए कि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों में पहले से ही तकसीम करनी चाहिए। अपनी ज़रूरत की जो है वो, मतलब अगर ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो एक या दो अपने पास रख लें, क्योंकि आपने, मेरे ख्याल से अगर ज़्यादातर आपको बच्चों से ही मोहब्बत होती है ना, आप उनके लिए ही कमाते हैं, तो आप ज़िंदगी में ही उनको दे के चले जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कि वो आपस में फिर लड़ते रहें, जनरेशन्स तक वो केस चलते रहते हैं। हम तो वो डील करते हैं, अभी हाई कोर्ट में केसेस चल रहे थे तो वो 80s 70s के केसेस भी पेंडिंग थे। अब ये किया है कि उन्होंने सारे जो सिविल केसेस हैं वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए, तो वहाँ जजेस कुछ ज़्यादा हैं, वो 2-3 साल में प्रॉपर्टी के केसेस का फैसला आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। फिर अपील वगैरह उसकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो उससे थोड़ी बेहतरी आएगी। लेकिन इन सब से बचने के लिए बेहतर यही है कि हम बंदा लाइफ टाइम में ही उसको ट्रांसफ़र कर दे। बाकी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जी, और फिर वो अपने कमाए जिसके लिए उधर चली जाए। मैं थोड़ा प्रॉपर्टी से हट के दूसरी तरफ जाना चाहती हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। जैसे फॉर इंस्टेंस आप एक पड़ोसियों के हुकूक, बेसिकली उसमें आ जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज। अब आई एम वेरी अनक्लियर कि पाकिस्तान में क्या लॉज हैं। हम लोग फिल्मों में देखते हैं तो हमें बाहर के लॉज का पता होता है कि आप ज़्यादा म्यूजिक तेज नहीं चला सकते, आपका नेबर कंप्लेन कर सकता है, पुलिस आ जाएगी। बहुत क्लियर है कम्युनल लॉज को लेके कि आपने कम्युनिटी में किस तरह रहना है। हाँ, और यहाँ पे जो है वो इतना क्लैरिटी नहीं है। लाइक अगर जैसे फॉर इंस्टेंस हमारा जिस किस्म का काम है, हम पूरी रात थक हार के आए हैं, उसके बाद हमने सोने की कोशिश की है, लेकिन कहीं शादी हो रही है और इतनी लाउड म्यूजिक है और इतना ढोल धमाका है, हर चीज़ है, बट आप किसको बोलें और क्या कर सकते हैं। और अगर आप कह दें और कोई आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो पूरे मोहल्ले वाले आपके खिलाफ हो गए कि इन्होंने जो है। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या मौजूद है इस हवाले से कि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें? जी बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान में जो है एक तो न्यूजेंस के हवाले से लॉज हैं कि किसी को आप तंग नहीं कर सकते, न्यूजेंस क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से है कि आप लाउड म्यूजिक, किसी को तंग करना, जैसे स्पेशली जब शादियों का सीजन होता है तो बहुत ही लाउड म्यूजिक होता है, तो उसमें हमारे लॉज बने हुए हैं। जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जैसे यूनियन काउंसिल हो गई, कैंटोनमेंट एरियाज़ हो गए, DHA की जो विजिलेंस टीम है उसको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये DHA वालों में थोड़ा बेहतर है यहाँ पे लॉ ना। अच्छा, अगर DHA की विजिलेंस टीम को आप कॉल करते हैं कि
फलां बंदे ने मेरे स्ट्रीट में गाड़ी खड़ी कर दी है, तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी मशवरा दिया है कि वो आ जाते हैं और उस गाड़ी को फौरी हटाते हैं, या म्यूज़िक चल रहा है तो वो जाके फ़ौरन उसको रुकवाते हैं। बाकी जो हमारे यूनियन काउंसिल है या KMC एरियाज़ हैं, वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। वहाँ पे भी यही, क्योंकि अब DHA में ये है कि वो बोलते हैं ठीक है आपने कंप्लेंट कर दिया, हम देखेंगे उसको ना, उसको पता ही नहीं होता कि किसने कंप्लेंट की है, तो आपस में जो टसल होता है उससे लोग बच जाते हैं। अच्छा। बाकी एरियाज़ में ये है कि वो वहाँ कोई अथॉरिटी इतना काम करती नहीं है, फिर नेबर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, उससे और मसले हो जाते हैं। जी जी जी। और फिर आपके खिलाफ हो जाता है कि आपके खिलाफ हो जाते हैं, और जिंदगी मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल हो जाती है। फिर उसमें ये होता है जब अथॉरिटीज़ कोई एक्शन नहीं लेते, फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, डायरेक्ट कंप्लेंट करते हैं, वहाँ पे कोर्ट का प्रोसेस होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। मतलब बेसिक आपके राइट के लिए आपको जाता नहीं है, बिल्कुल बेसिक राइट के लिए आपको पूरा सा जी हाँ, काफी लंबा प्रोसेस है। मुझे लगता है इसी की वजह से लोग बहुत करते नहीं है, कतराते हैं। मैं पढ़ती थी सदर में, ठीक है, तो हम मेरा था सेंट जोसेफ्स मेरा कॉलेज था। तो सेंट जोसेफ्स के साथ ऑब्वियसली एक चर्च भी है और वहाँ सदर में जो है कोई मस्जिद भी है। सो कभी कभार बिकॉज हम लोग जो है वो लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं और क्रिश्चियंस जो है वो सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो कभी कभार उनके बड़े दिन, जैसे अभी आई थिंक ईस्टर आने वाला है, जो अभी क्रिश्चियंस का भी रोज़ा चल रहा है। सो जब कोई बड़ा त्यौहार आ जाए तो चर्च में भी जो है वो भोपू के साथ वो लोग अपने हिम्स गा रहे हैं, और जो मस्जिद है वहाँ पे भी जो है वो शोर और होल चल रहा है, नहीं कुछ ना कुछ। सो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये हो जाती है रिलीजियस, देखिए इसमें और कंप्लेंट्स होती थी। इसमें बेहतर तो ये है कि हमारी एक मतलब कोई इदारा होना चाहिए, जैसे रिलीजियस मामलात में हमारे दीन में तो दिया हुआ औकाफ का डिपार्टमेंट है। अच्छा, वो अभी क्या जैसे कहता है? रमज़ान शुरू हुआ था तो एक बड़ा सदर की एक मस्जिद है, वहाँ पे बड़ा इशू हो गया था ना। अच्छा। वहाँ 2 ग्रुप्स में हो गया था, एक कह रहे थे कि ये हमारी मस्जिद है, ग्रुप कह रहे थे, एक कह रहे थे दूसरे। तो अच्छा। वहाँ बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी, पुलिस आ गई थी, सारा नहीं करे। बहुत। फिर उसमें ये हुआ कि औकाफ डिपार्टमेंट भी आ गया, पुलिस भी आ गया। फिर उन्होंने एक सेटलमेंट निकाली कि रमज़ान की हद तक चले ठीक है, आप ग्राउंड फ्लोर पे एक मकतब फ़िक्र वाले तरावी पढ़ाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे मकतबे, तो इस तरह 2-2 जमात करके उन्होंने एक मामला सेटल करने की कोशिश की। तो इसी तरह अगर मतलब मीडिएटर का हो, कोई ऐसा इदारा हो जिसको मतलब इदारे बने हुए हमारे यहाँ पे, उसको एक्टिवली काम करना चाहिए। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर वो डायरेक्ट कंप्लेंट में जाते हैं, कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर देते हैं कि ये न्यूजेंस है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन का कहते हैं पुलिस को। तो वो एक प्रोसेस है जिसको फिर फॉलो करना पड़ता है। हाँ, एक मौमा है ये। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब मैं वहाँ होती थी तो अक्सर हम लोग की तो स्ट्राइक्स हो जाती थी ना, फिर भाई वो हो ही नहीं रहा, वो आपस में ये लोग मुकमका ही नहीं हो रहा, उनका बस छुट्टी करो, एंड वो हम लोग का जो ज़या होता है इस मामले में। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने कहा इदारे हैं बट शायद उन पे काम नहीं हो रहा, और क्योंकि हम एक जिस परचम का हिस्सा है उसमें वो वाइट भी है और ग्रीन भी है, सो वी हैव टू लिव अच्छा सॉरी, मैं क्योंकि मेरा एक सवाल है और वो फिर से प्रॉपर्टी रिलेटेड है। सॉरी, मेरा ये सवाल है कि म्यूटेशन के हवाले से जो आप कह रहे थे, और म्यूटेशन के बारे में हमें बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, और ये बताएं कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों है। अच्छा देखिए, म्यूटेशन ये होती है कि अगर लेट सपोज मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, मैं किसी को सेल आउट कर देता हूँ प्रॉपर्टी, तो वो फिर रिकॉर्ड एक बना होता है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उसमें जाके आप अपना नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं कि अब ये मैं इसका मालिक हो गया। किसी की भी प्रॉपर्टी है, लेट सपोज कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है, आपने सेल डीड के थ्रू जाके खरीदी, तो फिर वहाँ के रिकॉर्ड में आप जाके अपनी ऑनरशिप ट्रांसफ़र करवाएंगे। जब आपकी ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर आपके नाम पे के इलेक्ट्रिक का बिल भी आपके नाम पे आएगा, ऐसे आप एक रिकॉर्डेड ऑनर हो जाएंगे जी। तो ये महंगी, मतलब इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन एज सच इतने नहीं होते जितना अगर आप नहीं करवाते। लोग मैंने सुना है इसलिए भी कतराते हैं क्योंकि उनको म्यूटेशन के कॉस्ट नहीं पे करने होते, जो म्यूटेशन कॉस्ट होते हैं। देखिए लीगली जो फीस होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जी। वो लेट सपोज अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसमें अगर आप 5-6 लाख या 10 लाख भी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन ये कि आपके सुकून हो जाता है ना कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, आगे चल के कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। हम 2-5 करोड़ की प्रॉपर्टी तो ले लेते हैं, लेकिन 2-3 लाख बचाने के लिए फिर ये मामला चलता रहता है। फिर जो जिसने बेची होती है आगे चल के उसका भी माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन अगर जैसे देखें 4-5 बहन भाई हैं, अब उन सब ने म्यूटेशन करानी है, तो उन सबको फिर एक ही पेज पे होना ज़रूरी है कि वो म्यूटेशन कराएं और फिर उसको सेल करें। इज़न्ट दैट राइट? बिल्कुल, जैसे वो फिर इनहेरिटेंस में होता है। अगर फादर की प्रॉपर्टी थी,
वो उनकी डेथ हो गई तो फिर अगर एक भी जो है हाँ, उसमें कंट्रीब्यूट ना करना चाहे या उसका कोई और कोई वजह हो तो फिर मसला हो जाएगा। मसला हो जाएगा। अब उसमें भी अगर कोई एक नहीं करना चाह रहा, किसी को राइट नहीं देना चाह रहा, तो उसमें बेहतर ये होता है कि बाकी जो लीगल एयर्स हैं वो फ़ौरन कोर्ट से रुजू करें और फ़ौरन उस मामले को वो कोर्ट में टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल लगेगा, लेकिन मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन होता ये कि लोग अवॉइड करते हैं कि कोर्ट में कौन जाएगा, 6 महीने साल लग जाएगा, फिर वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो इस तरह फिर वो दूसरी जनरेशन आ जाती है, मामला वैसे ही लटक जाता है। तो बेहतर यही होता है अगर कोई नहीं दे रहा तो आप फ़ौरन, आपको राइट का पता होना चाहिए कि ये मेरा राइट है, मुझे ये कोर्ट दिलाएगी। आप कोई भी वकील करें और आपको ये फ़ौरन मिल जाएगा इसमें। अच्छा, हमने पहले भी ये बात की थी कि आजकल जो DHA में है उसमें आपको पता चलता है, जो लोग DHA में रहते हैं, कि आपके जो नेबर्स हैं वो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हैं। और जो है ये बड़ा एक कैसे पता चलता है, मुझे तो नहीं पता। हाँ, मतलब कि लोगों को पता चल जाता है। अब आई डोंट नो कैसे पता चलता है, लेकिन मैंने ये पढ़ा हुआ है कि पोस्ट वगैरह में कि आई थिंक कोई जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं, गाड़ियाँ जा रही होती हैं, या मतलब कुछ शेडी लग रहे होते हैं, हाँ शेडी लग रहे होते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कुछ कर सकते हैं, किसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, या कुछ लॉ इसके बारे में कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि लोकल बॉडीज, जैसे ये लेट्स स्पीक इन इजियर टर्म्स, लोकल बॉडीज कौन सी है? लाइक फॉर इंस्टेंस हम DHA में हैं तो कंटोनमेंट के अंडर हम लैंड करते हैं, ठीक है। सो हम क्या फेजेस के हिसाब से अलग अलग लोकल बॉडीज होंगी या वो एक ही है जिसके पास? जैसे मुस्तफ़ा आमिर का केस था, वो भी DHA में उनका घर था और वो काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो आई एम श्योर उनके नेबर्स को भी काफ़ी परेशानी हुई होगी जब रेड हुआ होगा और बाकी चीज़ें हुई होंगी। बिल्कुल। अब इसमें देखें, हमारे जो DHA और क्लिफ्टन का जो एरिया है वो तो कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आता है। ये जो केस आपकी जिसका जिक्र कर रही है वो बिल्कुल एक तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी थी। क्रिमिनल एक्टिविटी जब भी होगी तो फिर वो आप पुलिस के पास जाएंगे कि हमें यहाँ पे सस्पिशियस है, कोई एक्टिविटी हो रही है, ड्रग्स का मामला हो रहा है। तो फिर पुलिस का हमारा सिस्टम इस तरह बना हुआ है कि लेट सपोज एक छोटा सा एरिया है, मतलब हमारा सिस्टम जो पुलिस का बना है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मतलब एक SHO है, एक एरिया का मतलब पुलिस स्टेशन है ना, उसको पता होना चाहिए कि मेरे कौन कौन से एरियाज़ हैं, उसमें कौन कौन लोग रह रहे हैं। जो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है वो अंग्रेज़ों का बना हुआ है, ब्रिटिश लॉ है। एक गांव है तो गांव के हिसाब से एक पुलिस स्टेशन है, उस पर पता होना चाहिए कि ये लोग रह रहे हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये अच्छे लोग हैं। लेकिन हमारा मसला ये कि पुलिस एक्टिव पुलिसिंग नहीं करती। उनको कोई कंप्लेंट भी करे तो वो उस तरह उसको एंटरटेन नहीं करते। अगर वो एक्टिव पुलिसिंग करें तो उनको हर चीज़ पता होगी कि ये लोग हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये अच्छे लोग हैं। हालांकि ये तो बात खुली भी थी कि ये पता था कि वो जिनके उस केस में जितने लोग मुलव्वस थे उनके बारे में ये ऑलरेडी सर्टन हुआ था और वो रजिस्टर्ड भी थे कि इन्होंने इस तरह की कोई चीज़ की हुई है, बट उनके मुझे समझ सर्वेलेंस नहीं थी। सर्वेलेंस नहीं है। पुलिस को एक्टिव पुलिसिंग करनी चाहिए। अगर कोई उनके पास कंप्लेंट थोड़ी भी आनी चाहिए, उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ये उनका काम है। अगर वो पूरी ईमानदारी से काम करें, मैं कहता हूँ कि कोई क्राइम यहाँ पे नहीं होगा। जी, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छा बना के गए अंग्रेज ना। एक मतलब अगर SHO है, एक पुलिस स्टेशन है, उसको एक इतना एरिया दिया गया है कि वो कंट्रोल कर सकता है उसको। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा एरिया दिया गया है, पुलिस हमारे पास कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी। और इसी के साथ हम जाएंगे इस्लामाबाद, क्योंकि शिराज अहमद शिराजी वहाँ मौजूद हैं, तो देखते हैं कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आज मैंने पहल कर दी, मैंने कहा मैं पहले सलाम कर दूं आपको। हाँ जी, मुझे लगा कि शायद कनेक्ट नहीं है आप। बिल्कुल ठीक है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सबसे पुराना जो मार्केट है, अपारा मार्केट, वहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैं जिस शॉप के बाहर मौजूद हूँ वो है चटहारा, यानी यहाँ पर सारे चटहारेदार जो वो दस्तियाब है, वो इस्लामाबाद के जो शहरी है वो यहाँ आते हैं और दस्तरखान के लिए यहाँ से समोसे हो, पकोड़े हो, इसके अलावा कचौरी हो, साथ साथ जो गुलगप्पे है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा फ्रूट चाट हो, छन्ना चाट हो, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मैं ताहिर मुगल से कहूँगा आपको दिखाया, ये जो मज़े के रोल आप देख रहे हैं, इतने क्रिस्पी रोल है कि दिल कर रहा है कि अभी ठोका जाऊं, लेकिन क्योंकि मेरा रोज़ा है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये समोसे भी है, मुख्तलिफ किस्म के सब्जी के समोसे हैं, कीमे वाले समोसे हैं, इसके अलावा आलू वाले समोसे हैं, नमकबारे यहाँ पर दस्तियाब है। इसके साथ साथ जलेबी, चूँकि ज़ाहिर बात है दस्तरखान हो, अफ्तार का टाइम हो, दस्तरखान में कुछ मीठी चीज़ें ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर मुँह मीठा करने के लिए जलेबियाँ जो है वो भी दस्तियाब है। और जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी है वो मैं इसको देख के मेरे मुँह में पानी आ गया है। वो जलेबी
जलेबी को भी जो है फ़ोकियत देते हैं, अहमियत देते हैं और दस्तरखान में ज़रूर जलेबी जो है वो होती है। इसके अलावा पकौड़े भी यहाँ पर, आलू के पकौड़े हैं, प्याज वाले पकौड़े हैं। वो इस्लामाबाद के जो शहरी है वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और अपने दस्तरखान के लिए जो मज़े की चीज़ें हैं, मज़े के पकवान है वो यहाँ से लेके जाते हैं अपने दस्तरखान को वो खूब सजाते हैं। थैंक यू सो मच शिराज अहमद शिराजी। अच्छा, बड़े वही नाम रखा हुआ है चटखारा, क्योंकि सारे जो आइटम्स थे गोल गप्पे वगैरह, उनकी कैफियत तभी थी कि मैं दिल कर रहा है कैसे खा लूँ। मेरी यही कैफियत थी और मैंने तो वैसे ही इस बात का इजहार किया है कि मुझे चाट खानी है। थैंक यू सो मच सर कि आप आए और बहुत सारे सवालों के, मनसा के तो पर्सनल सवालों के भी आपने जवाब दिए, क्योंकि ये वाली सारी चीजें जरा इंटरेस्टिंग होती है। मुझे लगता है लोगों को इतना पता भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों तक भी ये लीगल एडवाइस पहुंचती है, जो कि जैसे कि इन्होंने जिक्र किया था कि लोग लीगल एडवाइस के लिए कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि आई थिंक वो रास्ता थोड़ा सा हमवार नहीं है और वो हमवार होना चाहिए। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। आप देख रहे हैं जहान रमजान, तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। हमारे पास इस वक्त जो शख्स मौजूद है स्टूडियो में, वो बड़े अच्छे काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, समाजी कारकुन हैं। जुनैद अहमद न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हम दोनों होस्ट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ज़रा अपने बारे में बताएं और जो आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ। मैम बेसिकली नवंबर 2020 में हमने अपनी फाउंडेशन का आगाज़ किया था इस मोटो के साथ कि हम बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट्स थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रिफ्यूज़ल केसेस को हम एक्सेप्ट करके उनका इलाज करवाते हैं, जिसमें स्पेशली न्यू बोर्न बेबीज़ होती हैं जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्सिस के साथ हमारे पास आते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशनल केसेस पे सपोर्ट करते हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो 1500-1000 रुपीज़ भी पे नहीं कर सकते अपने बच्चों की फ़ीसेस के लिए, लेकिन वो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो हम हर महीने उनकी फ़ीसेस को पे कर रहे होते हैं। इसके अलावा राशन ड्राइव्स हैं, रमज़ान ड्राइव्स हैं, थर पार्कर में पानी के हैंडपम्प्स हैं। हम लेस देन 3 इयर्स में अराउंड 530 हैंडपम्प्स लगा चुके हैं। इसके अलावा मस्जिदों की कंस्ट्रक्शंस हैं उन एरियाज़ में, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये सारे केसेस हैं जिन पे हम थ्रू आउट द ईयर काम करते हैं। अच्छा, आपकी फाउंडेशन का नाम क्या है? जुनैद अहमद फाउंडेशन। जुनैद अहमद फाउंडेशन है। अच्छा, अभी हम क्योंकि रमज़ान के महीने में बैठे हैं और अक्सर जो है वो रमज़ान के महीने में प्रॉब्लम यहाँ अराइज होती है कि खाने की शॉर्टेज हो जाती है हर जगह। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो लोग जाके बहुत ज़्यादा खाना लेके ख़त्म कर देते हैं मार्केट से, हालांकि महंगी हो जाती हैं चीज़ें, और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग मोहताज हैं उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती। सो आप लोग दस्तरखान भी लगाते हैं, आई बिलीव इफ्तार के भी और सहरी के भी, तो ये कहाँ है? हम बेसिकली सिर्फ अफ्तार पे फोकस करते हैं और अफ्तार जो है वो हम मिलेनियम मॉल के करीब जगह गुलशन जमाल वहाँ पे लगाते हैं, और पिछले कोविड से पहले से हम लगाते हैं। कोविड में हम बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्योंकि बिठाना अलाउ नहीं था जी। तो अब जो है वो हम बिठा के वहाँ पर सर्व करते हैं लोगों को। इसके अलावा आपने राशन की जो बात की, हमारा राशन का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम पूरे साल, ये नहीं कि हम रमज़ान में एक्टिविटीज़ करते हैं, हम थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटीज़ करते हैं। प्रॉपर वेरिफिकेशंस होती हैं जिसमें विजिट्स करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और परखते हैं वेदर वो ज़रूरतमंद है भी कि नहीं। अच्छा। तो उन्हीं में से हम लिस्टों को थ्रू आउट द ईयर सॉर्ट आउट करते हैं। हमारा एक मकसद होता है कि हम रिपीटिशन ऑफ केसेस ना करें, मीन पिछले साल जिसको दिए इस साल दोबारा ना देना पड़े। अगर वो रोज़गार कर सकता है तो उसको रोज़गार का सेटअप करके दे। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये किस तरह से आप मुमकिन बनाते हैं? मैम इस तरीके से होता है कि हम एक लिमिटेड बजट में उनको रोज़गार सेटअप करके दें उनकी पसंद से। मिसाल समवन इज़ इंटरेस्टेड इन हैविंग ए फ्राइज सेटअप, तो हम उसे फ्राइज का सेटअप करके देते हैं। अगर कोई वेजिटेबल कार्ट करना चाहता है तो हम उसको वेजिटेबल का कार्ट करके देते हैं, और इस तरीके के रोज़गार केसेस में हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ, एक विडो रिसेंटली डाइवोर्स खातून है, उन्हें अभी ईद के लिए पॉलर का एक सेटअप चाहिए था, तो वी पोस्टेड ऑन आवर फेसबुक एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कलेक्शन रात तक हो जाएगी, कल हम उन्हें परचेज करके दे देंगे। तो उनका एक सीजन अच्छा गुजर जाएगा, उसके आगे भी वो कंटिन्यू कर। और ये जो ईद का सीजन है इसमें तो माशाल्लाह से पार्लर्स का जो है ना बड़ा जी बड़ी रश रहती है पार्लर्स में। तो हम एक लिमिटेड बजट में ही लिमिटेड रोजगार करके देते हैं। और दूसरा ये नहीं कि सिर्फ लगा के देते हैं, हम उसको विजिट भी करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर कि वो चल भी रहा है नहीं चल रहा। अगर कोई नेग्लिजेंस होती है तो हम किसी और को वो दे देते हैं, किसी के हार्ड एंड मनी को ज़ाया नहीं होने देते। That's amazing। और ये चैरिटी रन ऑर्गेनाइजेशन है। और अब राशन की जब बात
बाद वो बीच में जी, कट जी, ऑफ हो जी, गई जी, थी, तो हम इसलिए थ्रू आउट द ईयर उनको वेरीफाई करते हैं, फिर उनके घर तक हम राशन जो है वो 5 में से 10 रोजे के दरमियान उन तक हमें डिलीवर कर देते हैं, और इस तरीके से उनके जो रमज़ान के दिन वो खैरियत और आफियत के साथ गुजर जाते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड क्योंकि वो भी समाजी कारकुन हैं और लॉयर भी हैं, तो मुझे तो कुछ पता है कि क्या मुश्किलात पेश आती है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि क्या आपको मुश्किलात, लोग कभी कभार गलत ले लेते हैं आपको, मतलब कि फायदा उठा लेते हैं। सबसे मेजर इशू यही होता है कि जब हमने ये चीज़ें स्टार्ट ली थी तो हम ट्रस्ट बहुत इजीली कर लेते थे, हर रोते हुए शख्स पे तरस आ जाता था, लेकिन अब नहीं आता, क्योंकि अब जो है वो बहुत ज़्यादा पता भी चल गया। एग्जैक्टली, देखना, क्योंकि वो चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो इस तरीके से हर रोता हुआ इंसान आपको नहीं फील होता कि ये ज़रूरतमंद है कि नहीं, क्योंकि जब हम किसी से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारा इजी क्वेश्चन होता है कि हम आपके पास विजिट करना चाहते हैं, तो कुछ लोग वहीं से बैक हो जाते हैं, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती, ये नहीं करती, तो फैमिली अलाउ नहीं करती तो फिर आपको नहीं मांगना चाहिए, तो बहुत सारे लोग छुपा के मांगते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो हम प्रॉपर वेरिफिकेशंस करते हैं, जाके देखते हैं, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, क्योंकि कराची के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खुदा ना खास्ता जो है ना कोई इस तरह के हों, जैसे तो अब तो मसाजिद को भी लूट लिया जाता है, अब तो ये सारी ऐसी होली प्लेसेस में भी जहाँ चंदा इकट्ठा होता है वहाँ भी लूट लिया जाता है, तो हम तो किस खेत की मूली हैं, ऐसा ही हेल्प करने के लिए जा भी रहे हैं। ऐसा ही है, तो सबसे मेजर चीज़ आपकी अपनी जान का खतरा होता है, लेकिन ये कि जब लोगों की सपोर्ट होती है तो एक हिम्मत आती है, फिर अल्लाह ताला भी गैब से मदद करते हैं और हम लोगों की मदद के लिए निकलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला भी हल हो जाता है और मदद भी हो जाती है। अच्छा जुनैद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हर किसी का अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा होता है जिसकी वजह से वो इंस्पायर होकर इस काम की तरफ गामजन हुआ, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या एक्सपीरियंस था जो आपने सोचा कि मैं ये करना चाहता हूँ? मैम, बहुत सेवरल केसेस हमने देखे अपनी लाइफ में। मैं मेडिकल केसेस का रुझान इस तरह से आया था कि एक वालदा जो है वो रोड पे सिरिंज की अमाउंट कलेक्ट कर रही थी, जो नॉर्मल सिरिंज होती है दैट नॉट कॉस्ट मोर देन 10 to 20 रुपीज़, तो उसकी अमाउंट जमा कर रही थी वो। तो जब हम डिटेल्स में गए तो पता चला कि उनका बच्चा जो है वो इस वक्त इंक्यूबेटर में, और इंक्यूबेटर के कम से कम एक्सपेंस भी हर हॉस्पिटल के 10-12 हज़ार से स्टार्टिंग है। ये मैं आपको नॉर्मल हॉस्पिटल बता रहा हूँ, अगर आप महंगे तरीन जाए तो 50-60 हज़ार पर डे की कॉस्ट आती है। तो वहाँ से हमें पता चला कि किसी के लिए 10-20 रुपए कुछ भी नहीं है और किसी के लिए 10-20 रुपए बहुत कुछ है। सब कुछ। तो इसी तरीके से हमने वहाँ से स्टार्ट लिया, तो हमें मोटिवेशंस आई। अच्छा, हमने टोटली जो सहारा था वो फेसबुक का लिया, जहाँ पर नेगेटिव इस्तेमाल होता है हमारे सोशल मीडिया का, वहाँ पॉजिटिव यूजेज भी होता है। पॉजिटिव यूजेज हैं। हमारी 95% जो कलेक्शन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही होती है, और ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ हंसी मजाक पूरा दिन शेयर होता है, और हमारा एक केस आता है तो लोग वहाँ से इंटरेस्ट लेते हैं, हमसे सवाल करते हैं। अब प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग खाली विजिट करके समझ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। हमारा एक छोटा सा सिस्टम है कि हम 30 दिन में 30 केसेस करते हैं, और हम एक एक चीज़ की आपको रिसिप्ट शेयर करते हैं। आप उस मेडिकल अगर स्टोर की रिसिप्ट है तो आप वहाँ से वेरीफाई कर सकती हैं, हॉस्पिटल की रिसिप्ट है तो हॉस्पिटल से वेरीफाई कर सकती हैं। तो यहाँ लोगों का एक अंदर ट्रस्ट कायम हो जाता है और वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, मुझे आपने अभी मेडिकल की बात की, ठीक है, सो जनरली कोई ना कोई ट्रस्ट जो है किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक होते हैं, या कोई इस तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी के साथ मुंसलिक होते हैं, तो आप किसी मेडिकल फैसिलिटी के साथ? मैं बिल्कुल कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे साथ लिंक में। मैम देखें, सबसे पहले जब आपके पास सिविल या बासी से आपको कॉल आती है पेशेंट्स की कि हमें यहाँ पर स्पेस नहीं मिल रही, तो हम उनसे समरी मंगवा के डॉक्टर से शेयर करते हैं कि इसके बचने के चांसेस कितने हैं, और इसे अगर हम यहाँ रखते हैं तो कितने दिन का हमारा एक्सपेंस आएगा, आप हमें क्या फेवर देंगे। इस तरीके से हम सारी चीज़ों पे कैलकुलेशन लगा के कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स हमसे राब्ते में रहते हैं, हम वहाँ पर उनको फिर शिफ्ट करवाते हैं। और होता है कि जब उनको पता होता है कि एक डोनर से डोनेशन आ जाएगी, तो एक तो इलाज भी हमारे एक डर से अच्छा करते हैं कि उन्हें पता होता है कि अकाउंटेबिलिटी है, और दूसरा काम भी ये है कि हम कम कॉस्ट में उन बच्चों को वहाँ से सेहतयाब करके रिलीज़ करवा लेते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर्स का भी लिंक रहता है और हॉस्पिटल्स का भी लिंक रहता है। बाकी फिर कुछ ऐसे वॉलंटियर हैं जो मेडिकल फील्ड के होते हैं, तो उनसे भी लिंक रहता है। अच्छा जुनैद, ये तो आपने बता दिया कि आप खुद एक समाजी कारकुन हैं, आपके जो वालिदैन हैं उनको पता था कि आपने शुरू से यही काम करना है, और आप अपने घर को कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो सारा काम है ये तो फिलाई काम है, ये तो दूसरों के लिए काम है, तो अपने घर को सपोर्ट करने में आप क्या करते हैं? मैम, मेरा जो है वो जापानीज़ कार्ड्स का बिजनेस है, मैं जापान से एक्सपोर्ट करता हूँ वेस्ट इंडीज़ मार्केट में, तो मैं उस फील्ड में 2014 से हूँ। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा वो काम नाइट बेस है। वेस्ट इंडीज आप ले जाएंगे अगर हमें चाहिए, आपको चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूंगा इंशाल्लाह। तो वहाँ की मार्केट, क्योंकि हम एक एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, तो वहाँ के डीलर्स हमसे लिंक है, हमें मंथली ऑर्डर्स होते हैं और हम वो कर रहे होते हैं। तो रात में मैं उस काम को तवज्जो देता हूँ, और दिन में मैं सोशल वर्किंग को तवज्जो देता हूँ, क्योंकि लोगों की आपसे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, तो फिर आप करते हैं।
और इसके अलावा आपने कहा फैमिली का, तो मैं 2013 में एज अ वॉलंटियर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हेल्प करवाता था जी। कहीं कोई जहाँ से फिर आपकी कनेक्टिविटी फिर बढ़ गई। कनेक्शंस हुए, तो फिर लोगों ने कहा कि यार जब दूसरों के लिए करते हो खुद क्यों नहीं करते हो, आप अगले को पैसा जमा करके देते हो, वेदर वो पॉजिटिव इस्तेमाल है नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें प्रूव नहीं मिल पाते थे जी। तो वहाँ से हमारा एक माइंडसेट क्रिएट हो, व्हाई नॉट Do it ourselves. एग्जैक्टली। अब कोई हमसे सवाल करेगा, जब हम कोई केस पोस्ट करते हैं, जब सवाल आता है तो हमारे पूरे क्वेश्चंस के जवाब विद इन अ सेकंड्स रेडी होते हैं, यहाँ तक कि हमें सोचना ना पड़े कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आपके पास सारे सबूत एग्जैक्टली। और फैमिली की तरफ से एक, फैमिली में कोई ऐसा सोशल वर्किंग की तरफ नहीं था। हाँ, तो ये मैं कह रही हूँ ना, एकदम से आपका रुझान इस तरफ की काफ़ी डिफरेंस मैं असल में बात वही है कि जब आप बड़े होते हो और हमारी एज के लड़के उस वक्त आपको पता है वो टीन एजेस होती हैं या नेगेटिव इस्तेमाल की तरफ होता है, लेकिन हमने शुरू से सोचा था कि कोई पॉजिटिव काम अपनी ज़िंदगी में किया जाए। तो जब आप नेकी के रास्ते पे आते हो और इस तरीके के काम करते हो तो लोग भी मिलते हैं, रास्ते भी खुलते हैं और आपको लाइक माइंडेड लोग भी मिल जाते हैं ना, लाइक माइंडेड लोग भी मिलते हैं, तो आपके लिए वो रास्ता इतना मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही है। अच्छा, आपकी टीम में और कौन कौन मौजूद है? क्या ये ज़्यादातर वॉलंटरी है या ये पेड जो है, आपके कोई हैं लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इस काम पे ही फोकस करते हैं? मैम सबसे पहली बात तो ये कि हम इस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ना कुछ अर्न नहीं करते। 50,000 का केस है, नॉन प्रॉफिट है, 50,000 का केस है, 50,000 ही कलेक्ट होंगे और 50,000 यूटिलाइज हो जाएंगे। कुछ वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे इलाकों से या ऐसे घरों से कि जिनको हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं बाय पेइंग देयर एक्सपेंसेस इन टर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। वो आते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, हम उन्हें ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा भी ख्याल करते हैं। अगर वो किसी केस को रिकमेंड करते हैं तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंडसेट को जानते हैं और हम उनके माइंडसेट को जानते हैं। तो वॉलंटियर्स जो हैं वो बिल्कुल है हमारे पास, कोई भी पेड नहीं है हमारे पास, सारे अनपेड हैं। ये इंटरेस्ट की बात होती है, जो अगर सोशल वर्किंग भी पेड का सोच के आएगा तो वो नहीं चल पाएगा। हाँ, ये है कि अगर ना फ्यूचर कल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड होती है तो हम डेफिनेटली हमें सैलरीज पे कुछ जितना ज्यादा फिर वर्क फोर्स हो आपका, फिर उसके हवाले से आपको उतने लोगों को रखना भी। अच्छा, एक एडॉप्शन का मेथड होता है, ठीक है, जो कि मैंने अपनाया हुआ है। मैं मुझे बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा दिलचस्पी है और मैं जानवरों की फलाह के लिए काम करना चाहती हूँ। वो दो एरियाज़ हैं जिसमें मेरा रुझान ज़्यादा है जी। सो जैसे मैंने एक कुत्ता अडॉप्ट किया हुआ, मैं घर पर नहीं रख सकती, तो मुझे हर वक्त उसकी ना वीडियोस आ रही होती है और रिसीव आ रही होती है कि भाई हमने ये तुम्हारे जो पैसे थे मंथली जो जा रहे हैं वो इस तरह से इस्तेमाल हुए। फिर एक बच्ची है जिसकी एजुकेशन में मैंने जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो सालाना सिचुएशन होती है, तो मेरे पास हर महीने जो है आता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड भी आती है। सो क्यूट, इट्स अडोरेबल, आई लव द चाइल्ड। सो इस तरह का सिलसिला भी है, बिकॉज आई फील एजुकेशन की तरफ जो है ना लोग थोड़ा कम जाते हैं। और आपने ये कहा कि किसी को बजाय ये कि राशन हर साल आप प्रोवाइड करें, आप उनके लिए एक सूरत हाल ऐसी बना दें कि वो खुद मुख्तार हो जाए। हाँ, सो एजुकेशन की तरफ भी है और कोई स्कूल्स भी हैं आपके उसमें, या आप करना चाहते हैं एक्सपैंड? बेसिकली लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको हम हर मंथ सपोर्ट करते हैं। मैंने एक बार फिर कहा कि जब जहाँ लोगों को पता चल जाता है ना कि हर महीना होगा, तो वो अपनी मेहनत को भी छोड़ देते हैं। तो हम किसी को इस चीज की तरफ नहीं आदी करते कि वो अपना काम भी छोड़ दे और टोटली हम पे डिपेंड। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस हैं वो 3-3 साल से चल रहे हैं। मैं आपको एजुकेशन का पहले बता देता हूँ, फिर मेडिकल का बताता हूँ। एजुकेशन में ऐसा है कि विडोज खातून, डाइवोर्स, स्पेशली ऐसे जिनका कोई वसाइल नहीं है, ऐसे इलाकों में रहते हैं, बाहर निकलना नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो कोई काम नहीं कर सकती, तो हम उनके बच्चों को कर रहे होते हैं। औरंगी टाउन में, कुरंगी में इस तरीके से कुछ स्कूल है जहाँ हर मंथली उनकी फ़ीस जाती है। बात आपकी वही है कि जब हम किसी की फ़ीस देते हैं तो हम उसमें थोड़ी सख्ती रखते हैं कि हमारा एक मार्जिन है। हम बच्चे के पेरेंट्स को भी समझाते हैं, अगर अच्छा नहीं पढ़ेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो वी कांट एबल टू कंटिन्यू। अगर वो अच्छा पढ़ता है और कंटिन्यू रखता है तो हम उसकी फीसिस को भी कंटिन्यू करते हैं। हम 1 साल के लिए एक बच्चे को करते हैं, अगर अच्छा पढ़ रहा है तो फिर नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशंस लेते हैं, 93, 94, 95। फिर कोई डोनर्स है जो उनके लिए ईद के तोहफे भी भिजवाते हैं। फिर उनको कहते हैं आप कभी इधर ले जाओ ट्रीट पे, कभी वहाँ ले जाओ, तो हम वो करते भी हैं ताकि एक हैप्पीनेस मिलती है बच्चों को। इसी तरीके से ये तो आपको मैंने बता दी एजुकेशनल के परमानेंट केसेस हैं, बट स्टिल हम कोशिश करते हैं कि किसी को 3 महीने की सपोर्ट दें। देखिए मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल वक्त से निकालना है, हैबिचुअल नहीं करना, हमारा एक मोटो है जी। सॉरी मुझे आपको काटना पड़ेगा। हाँ, अच्छी गुफ्तगू, लेकिन टाइम हमारे पास जरा कम ही होता है। ब्रेक ले रही है तो आप ब्रेक लेकर वापस आइए। आप देख रहे हैं जाने रमजान। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जाने रमजान 365 न्यूज़ पर। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ मौजूद है मंशा पाशा। और आज जो है वो 24वां रोज़ा था, 24वां रोज़ा था और वो अब पहुँच रहा है अपनी एंड की तरफ। कि
लाहौर में और इस्लामाबाद में तो हो जाएगी अजान, और फिर उसके बाद हम कराची वाले रह जाएंगे। लेकिन हम कराची वाले इतना भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जमजम जो है वो इस वक्त कराची में कहीं है। हाँ मौजूद है। मैं सबसे पहले मैंने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये जमजम का जिक्र क्यों आया है? अभी आपको बताते हैं हम क्यों आए। वो लाइव एक जगह मौजूद है और वो जी, बहुत वो मजे हमारी की है। correspondent तो मैं है। चाह रही थी कि आपसे भी उनका मुतरादिफ तो कह करा रहा हूँ, दूं। जो चैनल्स पे इतनी लाइटें लगी हुई हैं, बड़ा खर्चा है। तो मीटर के लिए एक आदमी ऐसा नौकर रखा जाए जो जमजम लिखता रहे उस पर। अच्छा, इस पे जो हम रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। जमजम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालू खेत डाकखाने पर, जहाँ पर अच्छा आपने शरबत तो बहुत सारे पिए होंगे, हाँ। लेकिन आज मैं एक मुनफरिद शरबत जो है वो आपको दिखाऊंगी। कैमरामैन हसनैन आगा, ये देख सकते हैं आप, ये मिर्ची वाला शरबत है। इसमें अदरक, मिर्ची और मिंट और इसके अलावा कोई मेरा ख्याल से 12 मसाले, नींबू, ये आप देख सकते हैं जिस तेजी से ये जिस फुर्ती से यहाँ पर ये मिक्स किया जा रहा है इस शरबत को। इस शरबत की खासियत क्या है, मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इसमें क्या क्या डाला जाता है? इसमें 12 मसाले होते हैं, हरी मिर्च होती है, अदरक होती है, नींबू होता है और पुदीना होता है। ये फायदेमंद कितना है? जी ये फायदेमंद है, पूरे साल के लिए सिर्फ एक ही महीने में लगाया जाता है, रमज़ान के लिए। जी अच्छा, एक महीने के लिए सिर्फ लगाया जाता है। और रश देख सकते हैं, इन्होंने पहले से जो है वो थैलियाँ पैक करके रख दी हैं, क्योंकि इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट में ये पतीला पूरा भरा हुआ जो है वो खाली हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तो मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई हूँ, सर में मेरे दर्द हो गए, क्योंकि लालू खेत का यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको ये ट्रैफिक दिखाए, यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल। 2 जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और आप ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से ये बेचारे जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करें, क्योंकि हर शख्स को ये एंड टाइम जब होता है ना, तो हर शख्स को अपने घर जाने की जल्दी होती है। और यही वजह है कि बहुत सारे ट्रैफिक हादसात हो जाते हैं, किसी में सब्र नहीं है। हालांकि रोजा हमें सब्र सिखाता है, लेकिन कोई शख्स जो है वो सब्र नहीं करता। वो ऐसा लगता है जैसे उसने आसान कर दिया हो। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच थैंक यू। आज जमजम जो है ना वो, हाँ, जमजम आज मूड में थी, समाजी काम के मूड में थी। बिल्कुल। लेकिन जाले वो जो मैंने मिर्च वाला जो देखा है वो शरबत पसंद आया, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा हाय, हालांकि मुझे कोई मेरा शरबत का और मिर्च 12 मसाले। अच्छा जी, आपका भी ताल्लुक लालू खेत से है ना? मेरा ताल्लुक भी इत्तेफाक से लालू मैं खेत। आपसे ही पूछने वाली थी, कैसा होता है ये शरबत? किया आपने कभी? मैं खुद आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हाँ? और ये इन्होंने कोई लिम्का आजकल मिंट वो शरबत होता है उससे मुतासिर होकर बनाया है, तो यकीनन आज़मेदार होगा, अच्छा होगा। 12 मसाले तो इसलिए उसने बोले हैं कि वो मसाले पूछे नहीं कोई, क्योंकि वो नमक काली मिर्च डाल दी होगी, काली मिर्च। लेकिन उसके अलावा और भी कह रहे थे कि बड़े बड़े मजे के अदरक और ये वो काफी चीजें। मावरतन 12 मसाले हैं ताकि किसी को इसकी रेसिपी मालूम ही ना हो। हाँ, ये भी के लिए होगा यार। लेकिन ये डाकखाना जो है, इससे हमारी बड़ी यादें, बहुत यादें हैं। और डाकखाना आप सब जानते हैं, मेरे शायद आप ना जानते हो, FM-W11 मेरी एक ऑडियो एल्बम आती थी। जी जी। FM-W11 अस्सलाम वालेकुम लालू खेत। जी जी जी। वो FM-101 जब आया था, इसकी W11 वो जो बस का राउट है उसके। जी जी जी। और वो W11 ही मेरी वजह से एक इंटरनेशनल एक फेमस आइटम बन गया। ट्रांसपोर्ट कल्चर जो भी दुनिया भर में है, उसके हवाले से W11 हमारे यहाँ से गई है, ऑस्ट्रेलिया भी और पता नहीं कहाँ। और गोरो ने बड़े मुझे सर्टिफिकेट भी दिए हैं कि ट्रांसपोर्ट का आर्टिस्ट नूरजहां, मैडम नूरजहां, अताउल्ला और तीसरा मैं आदमी। अच्छा, तो वो सिर्फ यही W11 और डाकखाने से। और W11 की खूबी ये थी कि वो 24 घंटे चलती रहती थी, सिवाय 1 घंटा सुबह 5 से 6 या 4 से 5 बंद होती थी। तो यही डाकखाना था, तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता था, कुछ खाना पीना भी यहाँ हर वक्त चलता रहता है। फिर वो W11 कोई 4 बजे आ गई, 3:30 बजे आ गई रात को, तो मैं जाके घर पहुँच गया अल्लाह वाली, क्योंकि मेरा आखिरी स्टॉप पे घर था जी। तो इस W11 ने मुझे आर्टिस्ट बनाया और इस डाकखाने ने, वरना आपने आपकी यादें ताज़ा कर दी। जी, ना मैं रक्शे पे जा सकता था घर, ना अपनी बाइक पे।
क्योंकि रास्ते में डाकू भी मिलते थे, फिर पुलिस वाले भी जी। तो ये बड़ा मसला था। अलग अलग मिलते थे आपको डाकू और पुलिस वाले? हाँ, नहीं वो उसमें आपको जरा देर से समझ आई शायद बात, याले क्या कहना चाह रही। वो बहुत सारी बातें रोकनी भी पड़ती है। जी 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 जी। कहते- लेकिन आपका तो तंज़ो मिज़ाज से ताल्लुक है। जी, जी, और बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मैं हमारी कल मंशा से मेरी यही बात हो रही थी कि कॉमेडियंस का तो समाजी काम में और उसकी अक्कासी करने में बहुत बड़ा हाथ है जी। और आप काफ़ी टाइम से इसी शोबे से मुंसलिक हैं, तो कुछ बताइए, इंटरेस्टिंग किस्से सुनाइए कभी इसी हवाले से। बात दरअसल ये कि जब ये W11 में कैसेट निकाल रहा था, इसका नाम रखा FM 101 आया था शुरू में, या 100 आया था, एक ही FM चैनल था। तो फिर वो कंपनी मेरे पीछे पड़ गई, तो ये बनाना है, मैंने इस तरह की पैरोडी मैं कर लूँगा, मेरे पास कॉल्स आएंगी और मैं उनके जवाब दूंगा, फिर गाने सुनाऊंगा। तो वो जो मुझे कंपनी से मिलाने ले गया था बंदा दरमियान का, यार W11 खाली W11 में थोड़ी चलनी है क्या चीज़, ये हमने हर जगह मैं कंपनी का जो मालिक था वो भी लालू खेती था। उसने कहा नहीं सलीम भाई जो कह रहे हैं वो रखो। तो मैंने अस्सलाम वालेकुम लालू खेत FM W11 उसका नाम रखा। अस्सलाम वालेकुम कोई गाना भी था ना इसके हवाले से, चल कराची। लेकिन फिर वो ऐसे चली, वो W11 ऐसी चली कि दुबई में भी कई कंपनीज उसकी नकल करती थी, इंडिया, बम्बई और दिल्ली में भी कई कंपनीज उसकी नकल करती, तो वो इंटरनेशनल यानी ट्रांसपोर्ट में तो चला ही है। हाँ जी। और जहाज़ों में भी चला है। आपने रिवाज ही बना दिया उसे। जी अल्लाह करम है। हाँ। वैसे ही बड़ी फेमस है जो W11 है। हाँ। वैसे ही उसके बाद ही फिर वो ट्रांसपोर्ट कल्चर का अवार्ड भी मिला है। हाँ नहीं, I'm sure बचपन में बैठी होंगी, अब मुझे इतना याद नहीं है। हाँ बिल्कुल बैठी होंगी, एक वक्त बैठी होंगी। ये 96 से लेकर 2007 तक वो मेरी कैसेट आने की तो आई है। फिर उसके बाद ऑडियो कैसेट का दौर ही खत्म हो गया। तो फिर बहुत सारे दौर जो है वो चले गए हैं। एक दौर हुआ करता था जब वो ईद की स्टेज शोज हुआ करते थे, वो भी खत्म हो रहा है, सिनेमा का माहौल भी खत्म हो रहा है। अब वो उसके नेमुल बदल में क्या हो सकता है? सोशल मीडिया आ गया ना जी। तो आप बताइए पिल्ले किसी नापाक जानवर के पिल्ले दांत तो साफ कर ले। अब ये टिकटॉक आ गए ना जी। अब ये सोशल मीडिया आ गया, 10 सेकंड में शोहरत हासिल कर लो, 16 सेकंड में शोहरत हासिल कर लो। तो अब तो ये दौर आ गया है जी। और ऐसा आ गया कि बुशरा अंसारी को भी आना पड़ा है, और फिर हम जैसे भी आ ही गए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो बड़ा ये चेंज आया है। किसी दौर में मैंने 2000 में एक ऑडियो कैसेट में स्किट दिया था कि अगली सदी में क्या होगा। तो अगली सदी में यही वही हो रहा है। आपने कह दिया था पहले, बताया था, क्या कहा था आप, मुझे ये बताइए। मैंने कहा था कि उस दौर में जितने का अब पजामा आता है उस दौर में उतने की सिर्फ उसकी लास्टिक आया करेगी। महंगाई का बिल्कुल वही आलम है। औरतें फोन उठाने से पहले, वीडियो कॉल से पहले आधा घंटा मेकअप करेंगी क्योंकि सादे मुंह। तो इस तरह की कुछ बातें थी वो मैंने की थी। और फिर चल कराची आला, वो भी उसी दौर की। जी उसके बारे में बताइए, वो कैसे आप जहन में कैसे आइडिया आया? अपने इलाके में 98 में फर्स्ट टाइम अमेरिका गया था, 94 में यूरोप गया था जी। तो हमेशा मुझे वहाँ रहने की, रुकने की, सादा अल्फाज में कह लें तो स्लिप होने की मुझसे कहा गया। मेरे कज़न भी, रिश्तेदार भी रहते थे, प्रमोटर भी कि यहाँ रुक जाओ, यूरोप रुक जाओ। फिर वो अमेरिका गया, अमेरिका, लेकिन कहीं दिल ही नहीं लगता मेरा। ये फेडरल भी एरिया हमारा इलाका है और मैं इस वक्त गुलबर्ग टाउन में रहता हूँ। तो इस इलाके से, इस शहर से दूर होने का कभी दिल ही नहीं किया। अपने शहर और वतन से मोहब्बत, तो मेरे ये चल कराची गीत उस शहर से मोहब्बत का सबूत था कि बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊं कराची, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल, यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस कल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीयू पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके, कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। अब कराची इतना बड़ा है, मसले भी उतने बड़े हैं। तो वो ये है कि लड़की देखो परकटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा मुहाल,
कल हुआ था फड्डा और आज हो गई हड़ताल। जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल। चल कराची चल। ये कितनी वैसे ये जो हम बात कर रहे थे ना कि आप मज़ाहिया और ज़बरदस्ती जो गाने हैं उसमें आपने कितने सारे मसले भी बता दिए कराची के। कौमी यकजहती का पैगाम भी है यहाँ। सबसे बड़ी कराची की जो खूबी है कि पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदा गाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, और जिए सिंधी सराय की बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी। महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल। चल कराची चल कराची चल। जबरदस्त सूरत इस पूरी शायरी में आपने पूरे कराची को जो है ना, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल लपेट लिया। कराची का तराना सा बन चुका है अल्लाह के फजल व करम से, और ये हर साल किसी न किसी शक्ल में वायरल होता रहता है। और अक्सर जगह तो मेरा नाम भी नहीं आता, बल्कि अभी हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वो अमेरिका गए तो अपने व्लॉग में कोई और शख्स अपने नाम से ये शायरी सुना रहा है और उल्टा सीधा आगे पीछे करके मुफ्ती साहब बड़ा वाह वाह कर रहे हैं। अब मुझे पता चला मुफ्ती भी व्लॉग बनाने लगे। अरे मुफ्ती तो बहुत कुछ करने लगे हैं, तो जैसे आपने जिक्र किया था जमजम का, लेकिन इस पे हम और मजीद रोशनी डालेंगे। शुक्रिया आपका, हमारे साथ होंगे। नहीं हमारे साथ होंगे। अच्छा हम जाएंगे अभी अजान ब्रेक की तरफ, जो लाहौर और इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में होने जा रही है। आपका रोज़ा खुलने जा रहा है, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाएगा क्योंकि जहान रमज़ान के साथ हम यहीं मौजूद होंगे। सो टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। अभी हमारे पास मौजूद सेट पे सलीम आफरीदी साहब, और बड़ी मज़े की बातें उनसे हो रही थी कराची के बारे में। अच्छा, आज जो हमारा मौजू है वो है रिश्तेदारों को लेके, उनके हकूक़ के हवाले से भी हमने बात की है और पड़ोसियों के भी हकूक़ के हवाले से बात की है। आपके जो रिश्तेदार हैं, जब उनको पता चला कि आप कमेडियन होने जा रहे हैं, तो कुछ ओपिनियंस थे उनके, कोई ऐसी ख़ास बात जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? असल में हम तो पठान फैमिली है जी, तो सब फौज या पुलिस में ही रहे। अब मेरी से पिछली नस्ल, ये नस्ल भी, मेरे एक भाई आईजी अभी रिटायर हुए ताहिर आलम खान इस्लामाबाद, और फौज में भी हैं। तो एक ऐसे ख़ानदान से आदमी निकल के, जबकि मेरे जैसा, मैं कॉमेडियन लगता नहीं हूँ, संजीदा शक्ल है, ज़िंदगी में संजीदा रहा जी जी, लेकिन मैंने कॉमेडी बड़ी संजीदगी से की जी। तो कुदरत ने टाइमिंग ऐसी दी हुई थी कि कॉमेडी के शोबे में कामयाब हो गया। और फिर असल में महरूमियाँ इतनी हैं, बचपन से ही हमने देखी हैं आसपास अपने, तो फिर लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को खुशियाँ फराहम करना, ये एक मकसद बना लिया। तो उसी में फिर अल्लाह मियाँ ने वैरायटी दे दी, लोग दे दिए। और उमर शरीफ जी, उनके साथ मोइन साहब के साथ आपने बहुत यानी उनकी वालदा ने मुझे बेटा बना लिया, और फिर मोइन भाई भी बड़ा प्यार करते थे, और अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब करे। बहुत जल्दी रुखसत हो गए। तो कॉमेडियन अपने आप को मिटा के फिर लोगों को हंसा रहा होता है। ये अगर कॉमेडियन अगर जल्दी या कम उम्र में ही अगर दुनिया से चले जाते हैं, तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि रातों को जाग के क्रिएशन करना और फिर लोगों को हंसाना, ये सब बड़ा मुश्किल काम है। तो अपनी ज़ात का नुकसान हो जाता है। जी। लेकिन एक कॉमेडियन चाहता है कि सब खुश रहें। इसी तरह मेरे पड़ोसी भी, और पड़ोसी मेरे बड़े फ़ख्र करते थे। और आज भी अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आसपास पड़ोसी फ़ख्र करते हैं। तो आना जाना मिलना, सलाम में मैंने हमेशा पहल की है कि कोशिश करूं कि पहल सलाम, भले वैसे सलाम तो मुझे पता ही नहीं कहाँ रह रहे हैं, कौन से फ्लोर पर रह रहे हैं, लेकिन मेरी बिल्डिंग में तो मेरा अपना पेंट हाउस है, तो बड़ा अल्लाह मियाँ ने अच्छा किया हुआ है। खुली फ़िज़ा, खुला माहौल, पूरा गार्डन पेंट हाउस में मैंने बनाया हुआ है। तो लेकिन आसपास मोहल्ले वाले रिश्तेदार सबसे खुश अखलाक़ी वाली कैफियत है कि अल्लाह करम, ये कभी कोई नाराज़गी। ख़ानदान मेरी अपनी 5 बहनें हैं माशाल्लाह, और मेरी छोटी बहनें सब शादीशुदा हैं अच्छे ख़ानदानों में। और मेरी अपनी बेटी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं मेरी, एक यूके में है, उसके भी 2 बच्चे हैं, और एक अभी पिछले साल 1.5 साल हुआ शादी की थी छोटी की, तो उससे भी एक नवासा अभी 1-1.5 महीने का है मेरा। तो बहनें भी खुश, और बहनें बड़े, बल्कि छोटी बहनों की भी मैं डांट सुनता हूँ। अच्छा बहुत, वो मुझे हर कोई समझाता रहता है। वालिदैन तो अब रहे नहीं, लेकिन मेरी बहनों को, मेरी बेगम को पूरा इख्तियार है कि मेरी लाइन और लेंथ
वो सीधी रखे, तो हर बात पर जबरदस्त बात है। अच्छा मैं सॉरी मैं हाँ बोले छोटा सा सवाल एक मैं पूछना चाहूँगी, जो जनरली जो है वो जैसे आपने बात की कि मैं खुद संजीदा बहुत हूँ लेकिन कॉमेडी करता हूँ, सो कॉमेडियंस के बारे में यही मिसकंसेप्शन होता है कि मैं अपने आप को शुमार करूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है कॉमेडी करने का, कि जब आप तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में आते हो ना तो उसके पीछे जो है वो बहुत सारा दुख और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं और वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से आप कॉमेडी करते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? देखिए बिल्कुल ये रेजिस्ट करते हैं अपने अंदर की जो खामोशी है वो रेजिस्ट करती है तो शोर। अब इसी तरह अपने अंदर की जो संजीदगी है वो आसपास का जो माहौल है, मैं आपको एक बात छोटी सी बात है बता दूं कि मेरी फर्स्ट वाइफ जो है ना उनको कैंसर हो गया था शादी के 2 साल बाद ही। अच्छा। और फिर उनका इलाज भी कराना था और फिर नया मशहूर हुआ था, नई आमदनी शुरू हुई थी, तो अब मुझे उनका इलाज कराना है, प्राइवेट कराना है, तो फिर मैं हेड भी हूँ, तो मैंने रात को शोज़ भी करने, बेपनाह हंसाना है, आम दिनों से ज़्यादा हंसाना है, किसी को भी मेरे अंदर का पता नहीं चले कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वरना लोग हंसेंगे नहीं। सख्ती से मना होता था, मेरी बीवी का कोई जिक्र नहीं करना भाई, और ठीक है मैं पैसे लेके आया हूँ कॉमेडियन, फुल चिचोर पर ओवर करके हंसा रहा हूँ और फिर वो पैसे ले जाना है और मैंने इलाज कराना है, जाहिर है। तो ये अल्लाह में ने एक बड़ी बज़ाहिर नहीं लगते कि हम इतने हौसले वाले होंगे, लेकिन जब कोई भी फनकार, स्पेशल सारे ही फनकार, कॉमेडियन स्पेशली, बहुत सारे गमों को छुपाता है। लोग हर वक्त हमसे हंसने हंसाने की तवक्का कर रहे होते, हालांकि हम बाज़ औक़ात मूड में भी नहीं होते, लेकिन वहाँ कोई ना कोई बात उनको एंटरटेन करने के लिए, मुतमईन करने के लिए करनी पड़ती है। और मैं अक्सर औकात तो समझता हूँ क्या बेहिस्सा हो गया हूँ मैं, मेरी हिस्सियात काम नहीं कर रही कि मैं इतना बड़ा हादसा हो गया और ये सब, लेकिन ये सब ज़माने के लिए करना पड़ता है। और अल्लाह का करम है कि किसी भी शोबे में किसी भी हवाले से नाकाम नहीं है, कामयाब ही है, और लोगों को एंटरटेन करने में हम समझते हैं कि यही सवाब काफ़ी है ज़िंदगी में, कि लोगों को हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमसे तवक्का रख रहे हैं। हालांकि मुझसे लोगों को नॉर्मली मिलके बड़ी मायूसी होती है। अच्छा, ये तो भाई आपने तो कोई जोक ही नहीं मारा, ये क्या बात हुई है ना, इस तरह की कहानी होती है तो बड़ी मायूसी होती है लोगों को। संजीदा भाई ये वक्त और माहौल होता है, अब कहीं जनाजे में गया हूँ, वहाँ तुम्हें हंसाने के लिए तो नहीं बैठे हुए, तरीके से क्या होगा, तो ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन वक्त और माहौल के हिसाब से बात करनी पड़ती है। तो लोग, मैं यानी अक्सर गुस्से में भी अगर कुछ कह रहा हूँ तो लोग हंस रहे होते हैं। कॉमेडी है। अच्छा सलीम साहब, जो आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हवाले से अगर आप कुछ किसी कैरेक्टर में कुछ कहना चाह रहे हैं या वैसा ही कुछ शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो प्लीज शेयर करें। अरे इस शहर में रह के आपसे क्या था, हर कोई उन मसाइल से दो चार है। कराची में रहना एक बड़ी अजीब बात है कि इसको कोई ऑन ही नहीं कर रहा। मसाइल इतने हैं कि सोने लेटो बिजली गायब, नहाने बैठो पानी गायब, पकाने बैठो गैस गायब, घर से निकलो मोबाइल गायब, सेहत गायब, सुकून गायब, इंसाफ गायब, कानून गायब। बड़ों से बात करो तो कहते बिजली नहीं है जनरेटर ले लो, पानी नहीं है अपना जनाब टैंकर ले लो, गैस नहीं है सिलेंडर ले लो, मोबाइल के लिए घर से निकलो तो गार्ड साथ में ले लो, अच्छी तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लो, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई बाहर से ले लो, आगे सड़क खराब है गाड़ी इधर से ले लो, उधर गटर बंद है पीछे से ले लो। तो इस तरीके से ये सारे मसाइल चल रहे हैं। तो इन मसाइल में आसाना एक बड़े कमाल के मुल्क के जो हालात हैं अंदर से, ज़ाहिर एक शऊर वाला आदमी हो, अल्लाह के करम से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले आम कॉमेडियंस के बरक्स देखी हुई है, क्योंकि ख़ानदानी बैकग्राउंड, माँ कहती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये शऊर की वो सतह थी कि आसपास के मसाइल को लेकर, शहर के मसाइल को लेकर, फिर मुल्क के मसाइल को लेकर संजीदा होना पड़ता है। पिछले 2-3 साल में जो भी माहौल है मुल्क का और आगे मुस्तकबिल में भी क्या कुछ नज़र आ रहा है कि क्या होगा, कब, कैसे, क्या, तो दुआएं हैं उस हवाले से बड़े संजीदा हैं। और सेहत पर लोगों की असर पड़ रहा है, नफ्सियाती मरीज हो रहे हैं लोग। तो अल्लाह करे कि हमारे बड़ों को समझ आ जाए, मिल बांट के इस वतन की तरक्की का कोई फैसला कर ले। आमीन आमीन। अच्छा, खाने से कितनी दिलचस्पी है आपको? खाने से कितनी दिलचस्पी है? क्योंकि अभी हम खाने का कोई, मैं सादा ग़िज़ा पसंद करता हूँ। अच्छा। मैंने ज़िंदगी में इतना है
क्योंकि शोज करते हैं हम, और आप पाकिस्तान भी, इंटरनेशनली भी। अभी जापान गया था तो मैं हर मुल्क की एक डिश, बस हम भी आपको एक मुल्क की डिश दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। अभी जापान में मैंने खाए बड़े। हाँ जी, आप यही रहे, आप बैठिएगा, आप बैठिएगा, हम आपके लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी सोबिया, क्या हाल है? मैं तो काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि मैं आपकी तरफ आऊँ। बिल्कुल बिकॉज मेरा यहाँ से गुजर होता है, जब ब्रेक होती है तो गुजर होता है, और गुजर होते हुए मैंने ये जब देखा तो मुझे लगा नहीं कि मुझे छोलों की कमी हो रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और ये सब मुमकिन बनाया मंशा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी वजह से, और ऑब्वियसली सोबिया की वजह से। सो सनरिच के बारे में यही कहा जाता है कि इनका आटा जो है वो फोर्टिफाइड है, उसमें B12 मौजूद है, और उनकी रोटी 6 घंटे तक नरम रहती है। और इसके साथ साथ ये ऑसम किचन को स्पॉन्सर किया है ऑसम किचन ने। इसके साथ हमारे पास ग्लैम गैस हैं जिनकी अप्लायंसेस हैं, और वो हमारे अप्लायंस पार्टनर हैं, उसके ऊपर ही ये सारे खाने तैयार होते हैं। एंड वी हैव आवर हाइजीन पार्टनर्स, उसमें हमारे साथ है लाइफ बॉय से हम अपने हाथ धोते हैं, और हम जो जरासीम हैं उनको अपने आप से पाक रखते हैं जरासीम को, और उसके साथ साथ है विम जिससे हम अपने बर्तन धोते हैं, और वैसे ही जो है हम अपने किचन को साफ रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास है शाहताज और नौर जो हमारे कुकिंग पार्टनर्स हैं, हम मज़े का खाना फूड पार्टनर है KFC, और बेवरेज पार्टनर है पेप्सी, और बस और हमारे साथ की पार्टनर हैं सोबिया जानू, जो कि हमारे किचन में हमें मज़े के डिफरेंट खाने खिलाती है। और सलीम आफिदी साहब भी ये कह रहे थे कि वो दूसरे ममालिक में जाके उन्होंने बहुत सारे खाने खाए, तो ये कहाँ की फ्यूजन लग रही है? ये हमारे पाकिस्तानी फ्यूजन, बट ये मैकरोनी के साथ है। हाँ, so, मैकरोनी इज नॉट पाकिस्तानी। नहीं, हमारे यहाँ पे चाइनीज पाकिस्तानी भी तो मिल रहा है ना, बट मैकरोनी इज आल्सो नॉट चाइनीज। बट चाइनीज जो हम खा रहे हैं वो भी फ्यूजन है, बोला तो था फ्यूजन। और ये जो ओरिजिनल चाइनीज ये खाना है, मुझे नहीं लगता हम लोग वो खा भी सकते हैं। आपने कभी आप चाइना गए हो? नहीं, चाइना में ना मसाले की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, स्पेशली अच्छा डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट खाने होते हैं, ठीक है। सो वो मोस्टली जो हम दुनिया भर में फेमस है वहाँ के जो है वो खाने आप खा ही नहीं सकते, बिकॉज़ सैंड्स है। शेजवान इज गुड। अब हम इस पे आते हैं जो आपने बनाया। ये हमने बनाया है, इसके पास्ता को बॉईल कर लिया था जो हम नॉर्मली करते हैं सॉल्ट के साथ, और फिर मैंने इमली की चटनी बनाई। इमली की चटनी का मैंने इमली का पल्प ले लिया, अदरक पाउडर डाला, काला नमक डाला, लाल मिर्ची डाली, कुटी हुई लाल मिर्ची गई, और हमने इसमें ब्राउन शुगर डाल के अच्छी सी इमली की सॉस बनाई, चटनी बनाई। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, अपने फ्राई आइटम के साथ भी खा सकते हैं। और फिर हमने जो है अपने पास्ता में चाट मसाला डाला, लेमन जूस डाला, उसको अच्छे से टॉस किया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च डाली, और चटनी की इमली डाल के अच्छे से हमारी पास्ता चाट तैयार है। बड़ी मज़े की लग रही है, और बड़ी कलरफुल लग रही है, जो कि बहुत ही एक मज़े की चीज़ है। सो थैंक यू सो मच सोबिया। थैंक यू सोबिया, थैंक यू। हम बहुत जल्दी इसको इफ्तारी पे हम आते हैं आपके पास। और हमारे जो पड़ोसी हैं आज, हमारे जो गेस्ट हैं आज, वो सलीम आफरीदी साहब हैं, और उनसे हमने बहुत मज़े की गुफ्तगू की है, और बड़ी कोई सबक आमोज गुफ्तगू भी की है। मैं सिर्फ आपसे सलीम भाई मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने एक गाना तो हमें बताया, और बड़ा कोई पर्टिनेंट गाना था, इसके आगे फ्यूचर में अब आप क्या करने जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह एक तो अपना स्टूडियो बनाया है घर में ही, और पूरी लोकेशन इस स्टाइल का बनाया है, तो एक कराची के हवाले से कोई कॉमेडी शो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें कौमी यकजहती का तासुर भी मिले, कराची में बसने वाली सारी कौमें उस शो का मुख्तलिफ हवाले से हिस्सा हो, कॉमेडी हो थोड़ा, फिर मसले मसाइल भी ये सब किए जाएं। अभी आजकल मेरा रमज़ान सीरियल चला है PTV पे, उसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ, और इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें पाकिस्तान से बाहर भी अक्सर हम जाते रहते हैं। जी, और आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। शुक्रिया आपका, बहुत दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहे। थैंक यू। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, ये था आज 24 रमज़ान का शो। अब 25 और 26 और कुछ चंद ही रोजे रह गए, हमारा साथ जो है बड़ा मुख्तसर है अब इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से। बट आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, और आज के प्रोग्राम के बाद अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने साथियों का ख्याल रखिए। वो तो आई एम श्योर आप लोग रखते होंगे, लेकिन ये तलकीन करना थोड़ा ज़रूरी होता है, याद दहानी कराना थोड़ा ज़रूरी होता है। और हमारी कोशिश यही रही है थ्रू आउट रमज़ान कि हम ये छोटी छोटी बातें करें, कोई सबक किसी को ना दें, कोई नसीहत किसी को ना दें, लेकिन बात छेड़नी ज़रूर होती है।
जैपनीज बन के रहे ताकि वो लगे हम कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हाँ बिल्कुल है ना। बिल्कुल अपनों ठीक से कहा। ज्यादा मैं कहता हूँ अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखें, रखें बिल्कुल। ताकि दूसरे आपका ख्याल रख सकें। जी, जी। बेशक। शुक्रिया बस आपका हमसे बहुत मुलाकात बहुत होगी आपकी नाजरीन, बहुत इंशाल्लाह। जल्द इंशाल्लाह। कल आप जहान रमजान में, जी। तब तक के लिए हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।